अध्याय 1642। डियन खोई फोंग ने केवल यह सोचा कि वह गुस्से में बात कर रहा था। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपके पास कोई कारण नहीं है। अगर आप आधे रास्ते में साझेदार बदलते हैं तो यह अनुबंध का उल्लंघन है। गियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सुश्री से मिलना चाहते हैं। हाय, ठीक है। डियन खोई फोंग ने उनके विचारों को देखा और कहा। जियांग मैट हान ने इससे इनकार नहीं किया। उसकी पहचान उजागर हो गई है और वह उससे बच रही है, जिससे वह बहुत दुखी है। वह अपनी गलतियों से इनकार नहीं करता, लेकिन कम से कम उसे समझाने तो दो। वह इस तरह के टालमटोल वाले व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि क्योंकि उसने यह खबर फैलाई, इससे मेरे अधिकारों पर गंभीर असर पड़ा। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में भी पता लगाना चाहिए। डियन खोई फोंग चुप था। बेशक वह जानता था। वह हमेशा गतिविधियों पर नजर रखता था और फिर टोंग नगोन हाई को रिपोर्ट करता था। उस खबर के कारण हैंगखांग समूह के शेयर की कीमत गिर गई। अब तक उसे दसियों अरबों से अधिक का नुकसान हो चुका है। प्रतिस्थापन के बारे में मुझे आपको थोड़ा समझाने की जरूरत है। सुश्री हाय ने इसे मुझे इसलिए सौंपा क्योंकि वह ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पहले इलाज के लिए अस्थायी रूप से वापस लौटना पड़ा। उसको क्या हुआ है? इससे पहले कि डीन खोई फोंग ने बोलना समाप्त किया, गियांग मैट हान ने उन्हें रोक दिया। उसने चिंतित होकर पूछा। टोंग नगोन हाय का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। उसे बस वापस जाना है और अपना चेहरा ठीक करना है। अब जब गियांग मैट हान को अपनी पहचान पता चल गई है, तो उसे अब खुद को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह लौटने से पहले सब कुछ खत्म होने तक इंतजार करना चाहती थी। थाईलैंड में, इसलिए अपने माता पिता से मिलने के लिए लौटने से पहले उसे अपनी उपस्थिति में सुधार करने की आवश्यकता थी। उसका शरीर, बाल और त्वचा वही है जो उसके माता पिता ने उसे दिए हैं, तो वह मनमाने ढंग से इसे कैसे बदल सकती है? लेकिन डियन खोई फोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जानबूझकर झूठ बोला। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। यह भी उस आग से बचा हुआ एक सीक्वेल है। वह उससे बच नहीं रही है। बात बस इतनी है कि उसका स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए उसे इलाज के लिए वापस जाना होगा। उसके बेहतर होने तक इंतजार करना होगा और फिर वापस आना होगा। उन्होंने कहा कि उनके और जनरल मैनेजर गियांग के बीच मामला अभी तक सुलझा नहीं है, इसलिए वह जानबूझकर आपकी बात नहीं टालेंगी। जियांग मैट हान का दिल और भी अधिक कस गया। उस आग का जो दुष्परिणाम हुआ, वह यह कि वह उस आग में घायल हो गई। वह किस अस्पताल में है? जियांग मैट हान ने पूछा। जैसे ही डियन खोई फोंग ने सुना कि उसने क्या कहा, ऐसा लगा जैसे वह उससे मिलने जाना चाहता हो। उसने टोंग नगोन हाय से वादा किया कि वह गियांग मैट हान को आकर उसे परेशान नहीं करने देगा। वह ठीक है। वह अधिकतम 1 महीने में वापस आ सकती है। महाप्रबंधक गियांग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, वह किस अस्पताल में है? जियांग मैट हान का रवैया बहुत स्पष्ट था। वह उससे मिलना चाहता था। डियन खोई फोंग का दिमाग तुरंत घूम गया। महाप्रबंधक गियांग, सुश्री हाय ने कहा कि वह परेशान नहीं होना चाहती थी। मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप तब तक इंतजार करें जब तक वह ठीक न हो जाए, और फिर आप दोनों बाद में बैठकर बात कर सकते हैं। अब मैं उसकी ओर से कार्य कर रहा हूँ। यदि आप वास्तव में उसके लिए खेद महसूस करते हैं, तो मुझे शर्मिंदा न करें। बस वह लौटा दें जो आपने उसे दिया है। जियांग मैट हान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर मैं उसका कर्जदार हूँ, तो इसका आपसे क्या लेना देना है? उसने हठपूर्वक डियन खोई फोंग से बात करने से इनकार कर दिया। वह पूरे दिल से सिर्फ टोंग नगोन हाय से मिलना चाहता था, जानना चाहता था कि वह अब कैसी है।
डियन खोई फोंग ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। यदि आप उसे देखने जाएंगे तो इससे वह इलाज के प्रति निश्चिंत नहीं रह पाएगी। क्या आप नहीं चाहते कि वह जल्दी ठीक हो जाए? ग्यांग मैट हान ने अपने हाथ भींच लिए। उसका यह मतलब नहीं था, वह तो बस उसकी देखभाल कर रहा था। मुझे समय दो, कितना समय लगेगा? जियांग मैट हान ने अंततः हार मान ली। डियन खोई फोंग के शब्द उसे डियन खोई फोंग के इलाज के बारे में निश्चिंत होने में असमर्थ बना देंगे। वह यह पहले ही सुन चुका है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे उसे ठेस पहुंचे। एक माँ, डीन खोई फोंग ने कहा। यही वह समय था जो जोंग यानसी ने उसे बताया था। उसने कहा कि वह जाने के बाद अधिकतम 1 महीने तक वापस आ सकती है। 8221 डियन खोई फोंग समय का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 1643। जियांग मैट हान लंबे समय तक खड़े रहे, लेकिन अंततः सहमत हो गए। अब जब वह अभी भी जीवित है तो यह उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसे अपनी भावनाओं के कारण उसे असुरक्षित नहीं बनाना चाहिए। लेकिन 1 महीना सहना वाकई मुश्किल है। 1 साल बीत चुका है। हर बीतता हुआ दिन 1 साल जैसा लगता है। अधिकांश समय वह देर रात तक कंपनी में खाली बैठा रहता था। कभी कभी मैं लगातार कई दिनों तक काम में डूबा रहता हूँ और सभी छोटी बड़ी चीजें अपने ऊपर ले लेता हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्यांग मैट हान की खबर के कारण स्टॉक में गिरावट आई थी, जिससे कंपनी के कर्मचारी चिंतित थे। यह देखकर कि वह हमेशा कंपनी में काम संभालते थे, वे भी शांति में थे। उन सभी ने सोचा कि जियांग मैट हान घाटे की भरपाई कर रहा है। दरअसल ग्यांग मैट हान को नींद नहीं आ रही थी। महीने के आखिरी दिन ग्यांग मैट हान विला लौट आया। उसके कपड़े कई दिनों से नहीं बदले गए थे, इसलिए उसे स्नान करने और साफ कपड़े पहनने की जरूरत थी। शायद इसलिए कि वह जानता था कि टोंग गोन हाय अभी भी जीवित है। उसने स्वेच्छा से उस शयन कक्ष को देखने के लिए कहा जहां उन्होंने कई रातें बिताई थी। उसने स्नान किया और जब वह कपड़े ढूंढने के लिए कोठरी में गया तो उसे दराज में कपड़ों के ढेर के नीचे एक कागज का टुकड़ा मिला। जिज्ञासा जगी और वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने कागज खोला तो उसमें स्पष्ट रूप से एक अल्ट्रासाउंड देखा। उपरोक्त तारीख पिछले साल के आसपास है। यही वह दिन है जब उसने तलाक के कागजात सौंपे थे। कागज पर लिखे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते पढ़ते उसकी पुतलियां धीरे धीरे काली पड़ गईं। कागज पर नाम लिखा था टोंग नगोन हाय। अल्ट्रासाउंड का परिणाम यह था कि तू कुंग में गर्भावस्था के लक्षण दिखे और वह 7 सप्ताह की गर्भवती थी। ग्यांग मैट हान मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती गईं। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपने लगी। उसका ग्रसनी ऊपर नीचे हिलने लगी। वह गर्भवती? इस खबर से वह सदमे में था और साथ ही बेहद बेचैन भी था कि आखिर उसने उसे इतना दुख पहुंचाया कि क्या वह इस बच्चे को जन्म देगी। अचानक उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर सीधा झुका हुआ था। उसने एक हाथ से बिस्तर का किनारा पकड़ा और धीरे धीरे झुक गया। फिर भी यह अभी भी मेरे दिल के दर्द को कम नहीं कर सका। मैं उससे आहत और नफरत दोनों करता हूँ। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उसे पता होता तो शायद वह नहीं जानता। टिंग टिंग। बेडसाइड टेबल पर रखा फोन टिमटिमा रहा था और कंपन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ग्यांग मैट हान ने इसे नहीं सुना। भले ही यह कंपन करता रहा, फिर भी वह नहीं हिला। अफसोस और दर्द की भावनाओं में डूबा हुआ था। लंबे समय तक भागने में असमर्थ था। 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। वह अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका था। लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। 1 घंटा, 2 घंटे। अभी कॉल नाम थान का था।
जो गियांग मैट हान को बुला रहा था, लेकिन उसने इसे रिसीव नहीं किया। नाम थान कंपनी की ओर भागा। सचिव ने कहा कि वह विला लौट आया है। वह तुरंत यहाँ चला गया। गियांग मैट हान की कार अभी भी गेट पर खड़ी थी, जिससे पता चल रहा था कि वह अभी भी विला में है। वह दरवाजे की घंटी बजाता रहा। मुझे अपने दिल में चिंता होने लगी। डर था कि इस दौरान गियांग मैट हान पूरी रात और दिन काम में भाग लेगा, जिससे उसके शरीर पर चोट लग जाएगी। शायद वह बिना किसी को पता चले अपने कमरे में बेहोश हो जाएगा। उसने इसे 2 बार और दबाया, फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसलिए उसने अपना टच फोन निकाला। जब वह फोन करने ही वाला था, तभी दरवाज़ा अचानक अंदर से खुल गया। उसने अपना सिर उठाया, गियांग मैट हान को देखा और पूछा, महाप्रबंधक गियांग, क्या आप ठीक हैं? दरवाजे की घंटी बजने के कारण गियांग मैट हान अपनी दर्दनाक भावनाओं से बचने में सक्षम हो गया और अब धीरे धीरे अपनी भावनाओं को स्थिर कर रहा है। आप किस लिए आए थे? उसकी आवाज सूखी, कर्कश थी। अध्याय 1644। नामथान ने उसकी ओर देखा। क्या आप असहज हैं? मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है। गियांग मैट हान उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। अगर कुछ नहीं है, तो चलो। वह कुछ देर अकेले रहना चाहता था, किसी को नहीं देखना चाहता था। नामथान ने कार दुर्घटना की सच्चाई की स्पष्ट रूप से जांच की है। उसे स्पष्ट रूप से बताने का निर्णय लेने से पहले काफी देर तक विचार किया गया। आपने मुझे जो मामला सौंपा था, मैंने उसकी स्पष्ट जांच कर ली है। जियांग मैट हान अचानक उसकी ओर देखने के लिए घूमे। नामथान ने अपना मूड थोड़ा ठीक किया और कहा, उस समय ड्राइवर थाम बोई जुएन था। गियांग मैट हान भी यह जानता है। गियांग मैट हान को पता था कि थाम बोई जुएन गाड़ी चला रहा था, और यह भी जानता था कि अंदर टोंग नगोन हाय और उसकी माँ थी। वह कार दुर्घटना बेहद गंभीर थी। कार पुल से गिर गई। यह एक चमत्कार था कि वह अभी भी जीवित थे। हालांकि यह हमेशा थाम बोई जुएन और टोंग नगोन हाय ही थे जो अभी भी जीवित थे। केवल उनकी माँ, जो नानी के रूप में काम करती थी, की मृत्यु हो गई। तब टोंग ट्रियन बाख ने उसे कुछ धनराशि दी। उस समय टोंग ट्रियन बाख ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के बारे में सोचा। आखिरकार नानी के घर में एक अप्रत्याशित घटना हुई, इसलिए वह मुआवजे की एक छोटी राशि के साथ परिवार को सांत्वना देना चाहते थे। उस समय जियांग मैट हान अभी भी छोटा था। वह ज्यादा नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, कि वह मकान मालिक की कार में मर गई थी, और मकान मालिक ने उसे बचने के लिए बड़ी रकम दी थी। अपराध, यह विचार हमेशा उसके दिल की गहराई में दबा हुआ था। साथ ही उसकी माँ की मृत्यु के कुछ ही समय बाद वह टोंग नगोन हाय से फिर से मिला। वह अपने माता पिता के साथ गई। उसका मासूम और मुस्कुराता हुआ चेहरा स्कूल में चला गया, और उसने अपना सबसे प्रिय खो दिया है व्यक्ति। उसी क्षण बदला लेने का बीज बोया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह बीज धीरे धीरे उसके हृदय में अंकुरित होता गया। उसके दिल में बदला लेने की भावना बढ़ती गई। उसने उससे संपर्क करने, उससे प्यार करने, उससे शादी करने और कदम दर कदम बदला लेने की योजना बनाई। नामथान ने उसके पीले चेहरे को देखा और कहा, क्या आप चेकअप के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, जैसे आप बीमार हैं। गियांग मैट हान के पैर कमजोर महसूस हुए। पैरों में थोड़ी अस्थिरता महसूस हुई। वह सोफे पर बैठ गया और उदासीनता से कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने जो भी जांच की है वह सब मुझे बताएं। नामथान ने थोड़ी देर के लिए अपने होंठ भींचे और मुंह खोलते हुए कहा, मेरी जांच के अनुसार उस समय कार ने नियंत्रण खो दिया और नदी में गिर गई क्योंकि किसी ने कुछ किया। 8221। जियांग मैट हान का सुंदर चेहरा, जो मूल रूप से रक्तहीन था,
और भी ठंडा हो गया। यह किसने किया? नामथान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं लंबे समय से सह परिवार को भूल गया हूँ। उस समय सह परिवार का टोंग परिवार के साथ विवाद था। जिस व्यक्ति ने टोंग ट्रियन बाग की कार पर चालाकी की, वह मूल रूप से टोंग ट्रियन बाग था जो चाहता था उसे नुकसान पहुंचाओ, लेकिन वह रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। क्वान किन्ह ने जानबूझकर नामथान को जांच करने दी कि उस वर्ष क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने इसकी बहुत स्पष्टता से जांच की। इतने लंबे समय के बाद केवल कुछ ही लोग थे जो घटना की सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को भेजा, टोंग परिवार का नौकर। उस समय नौकर को पता था कि यह केवल उसकी माँ थी, लेकिन उसकी माँ के निधन के कुछ साल बाद क्वान किन को टोंग परिवार की नौकरानी होने का नाटक करने वाली एक बूढ़ी औरत मिली और उसने नामथान को उसके मुंह से सच्चाई बता दी। घटना: नौकर नकली है, लेकिन बोले गए शब्द सच्चे हैं। बेशक, नामथान ने सोचा कि उसे टोंग परिवार के नौकर से पता चला है। अदरक जितना पुराना होता है, वह उतना ही अधिक तीखा होता है। क्वान किन्ह के पीछे के हेरफेर ने उसके लिए कुछ भी गलत पहचानना असंभव बना दिया। जियांग मैट हान अधीर था, लेकिन क्या? मुझसे खुलकर बात करने में संकोच न करें। उस समय थाम पेई जुएन ने गाड़ी चलाई थी, क्योंकि टोंग गोन हाय को पता था कि यह आंटी वोंग का जन्मदिन था, लेकिन टोंग ट्रियन बाक उस दिन घर पर नहीं थे, इसलिए थाम बोई जुएन उन्हें शहर में ले गए। मैं एक केक खरीदने की योजना बना रहा था जब रास्ते में एक कार दुर्घटना हो गई। नामथान ने एक सांस में वर्णन करने के लिए सबसे छोटे शब्दों का उपयोग किया। अगर मुझे सही से याद है तो उस दिन आपकी माँ का जन्मदिन था। टोंग गोन हाय आपकी माँ के लिए केक खरीदना चाहता था। उस दुर्घटना का एक मास्टरमाइंड था। टोंग गोन हाय और थाम बोई जुएन पीड़ित थे। यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क 8230 बात करना बंद करें। अचानक ग्यांग मैट हान ने उसे टोका। वह बेहद धैर्यवान था, लेकिन फिर भी अपने शब्दों के पीछे कांपना छिपा नहीं सका। बाहर जाओ। नामथान ने कोई कदम नहीं उठाया और सलाह दी, खुद को दोष न दें। सौभाग्य से बॉस ठीक है, बाहर जाओ। जियांग मैट हान अचानक जोर से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज शांत हो गई। मैं बस थोड़ी देर के लिए शांत होना चाहता हूँ। अध्याय 1645। इस समय वह घबराया हुआ और कमजोर था। अब वह मजबूत और शक्तिशाली जियांग मैट हान नहीं रहा, जो एक जीवित व्यक्ति की जीवन शक्ति को उजागर कर रहा था। बस एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है और यह नहीं जानता कि उस गलती की भरपाई कैसे की जाए। नामथान ने जाने की हिम्मत नहीं की, यह देखकर कि उसकी शक्ल बहुत खराब थी। सलाह दी, बॉस ठीक है, अभी भी इसकी भरपाई करने का मौका है। जियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू छिपे थे। तुम क्या जानते हो? आप क्या जानते हैं? वह जोर से दहाड़ा। वह क्रोधित था, वह परेशान था, वह चिड़चिड़ा था अपने प्रति। उसे डर था कि टोंग गोन हाय उसे माफ नहीं करेगा, और उससे भी अधिक डर था कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। अपनी माँ को खोने के बाद उसे नहीं पता था कि परिवार की गर्म भावना क्या थी। जब वह टोंग नगोन हाय के साथ रहता था, तो नफरत के कारण उसने उस छोटी गर्मजोशी पर ध्यान नहीं दिया। एक पल में कई बार उसे ख्याल आया कि काश उसे बच्चा हो जाता, लेकिन मेरे पास यह पहले से ही है। मुझे नहीं पता कि यह अभी भी जीवित है या नहीं। नामथान जानता है कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसका मूड अस्थिर होगा, लेकिन अपने व्यक्तित्व के आधार पर वह इसे स्थिर कर सकता है। इतना क्रोधित और दर्दनाक होगा, नामथान ने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। गियांग मैट हान उठ खड़ा हुआ, शायद इसलिए क्योंकि उसकी हरकतें बहुत तेज थीं, या शायद इसलिए क्योंकि उसके पैर स्थिर नहीं थे,
वह चाय की मेज के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। नामथान उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने अपना हाथ हटा दिया। लड़खड़ाते हुए कदम सीढ़ियां चढ़ रहे थे। नामथान आश्वस्त नहीं हुए और उन्होंने कहा, जनरल डायरेक्टर गियांग, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, जियांग मैटहान ने अंतिम 3 शब्दों पर जोर दिया। नामथान ने कहा, मैं नीचे हूँ, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे कॉल करें। गियांग मैटहान ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर जाने के बाद वह कमरे में गया और अल्ट्रासाउंड शीट बिस्तर पर रख दी। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसके पैर कमजोर थे और वह उसके बगल में एक घुटने के बल बैठ गया। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा खाली लग रही थी। अगर वह खड़ा होना भी चाहता तो भी वह खड़ा नहीं हो सका। उसने कागज को एक हाथ में कसकर पकड़ लिया और बिस्तर के ठीक बगल में लकवाग्रस्त होकर बैठ गया। बाहरी लोगों की नजर में इस समय उस आदमी की आंखें लाल थी। वर्षों तक उससे नाराज रहने के बाद अब मैं उसे बता रहा हूं कि यह सच नहीं है। आप गलत बोल रही है। न केवल वह गलत था, बल्कि उसने उस महिला को भी चोट पहुंचाई जो उससे सच्चा प्यार करती थी। सबसे कीमती चीज खो दी। नीचे नामथान सोफे पर बैठा था। उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे परेशान होने का डर था, इसलिए वह केवल नीचे बैठकर इंतजार कर सकता था। सुबह से रात, फिर सुबह। नामथान हमेशा विला में ड्यूटी पर रहता है और कभी नहीं गया। इस समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जोंगयानशी गलियारे से बाहर चले गए। उसका संपादित चेहरा बहुत सुंदर है, पिछली छवि से भी अधिक सुंदर, दूसरों को गर्मजोशी का एहसास कराता है। डियन खोई फोंग ने तुरंत सामान अपने हाथ में लिया और पूछा, क्या यह ठीक चल रहा है? टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया और पूछा कि जिस महीने वह वहां नहीं थी उस दौरान देश में क्या हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। गियांग मैटहान ने अंततः एक वित्तीय निवेश किया। मेरी गणना के अनुसार उन्होंने पिछले 2 बार की तुलना में 3 बिलियन से अधिक का निवेश किया। साथ ही स्टॉक में गिरावट की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उसके जाने के बाद वह हमेशा काम में डूबा रहता था, लेकिन उनकी कंपनी के लोगों की बात सुनकर वह बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। अपना अधिकांश समय कंपनी में सामाजिक मिलजोल में बिता रहा है। बात बस इतनी है कि वह पिछले 2 दिनों से कंपनी में नहीं आया है। टोंग नगोन हाय के चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा और कहा, योजना के अनुसार लैम हाई कंपनी को इस समय दिवालिया घोषित करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लैम हाई के लिए पिछले वित्तीय निवेश अब खो गए हैं। भले ही अधिग्रहण सफल हो, फिर भी यह एक खाली कंपनी रहेगी। मेरे और उसके बीच की नाराजगी खत्म होनी चाहिए। टोंग गोन हाय जाग रहा था। कभी भी भावनाओं के बहकावे में आकर कार्य न करें, न ही अपने दिल में द्वेष रखने पर जोर दें। अध्याय 1646। आप जो चाहते हैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट होने का प्रयास करें। हवाई अड्डे पर जाकर नामथान ने कार का दरवाजा खोलने में उसकी मदद की। वह झुककर अंदर बैठ गई। डियन खोई फोंग ड्राइवर की सीट पर बैठे। उसने तुरंत कार स्टार्ट नहीं की, बल्कि उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। आप बहुत दृढ़ निश्चयी लगती हैं, लेकिन मुझे क्यों दिख रहा है कि आप अभी भी उससे जुड़ी हुई हैं? टोंग गोन हाय ने सीधे उसकी ओर देखा। तुम यह कहाँ देख रहे हो कि मैं अभी भी उससे जुड़ा हुआ हूँ? क्या तुमने उसकी वजह से अपना रूप नहीं बदला? टोंग नगोन हाय धीरे से मुस्कुराए। मैं अपनी पिछली उपस्थिति में लौट आया क्योंकि मैं उसके साथ समाप्त करने के लिए अपनी मूल उपस्थिति का उपयोग करना चाहता था, कुछ भी छुपाए बिना। जब दोनों मिले तो टोंग गोन हाय ने अपने पुराने उपनाम, पुराने नाम और पुराने रूप का इस्तेमाल किया। समाप्त करते समय आपको उस आकृति का उपयोग करना चाहिए जब आप दोनों एक दूसरे को जानते हों। मैं तुमसे प्यार करता था,
तुम्हारे साथ ईमानदारी और ईमानदारी से पेश आता था। अब वह खुद ही बचे हुए सारे खरबूजे काट लेगी। 8221 डीएन खोई फोंग ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या यह सच है कि हर बार जब कोई आदमी गलती करता है तो वह माफ नहीं कर सकता? टोंग नगोन हाय तुरंत उत्सुक हो गए। यह पहली बार नहीं था कि उन्होंने उससे ऐसे सवाल पूछे। इसका कारण क्या था? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूं? डीएन खोई फोंग ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पुरुषों ने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए आपके शब्दों में क्षमा बेकार गलतियों के लिए है। जोंग यानशी 8230 मजाक कर रहा हूं। उसने कार स्टार्ट की। होटल वापस जाओ। नहीं, हेंगकांग समूह पर जाए। टोंग नगोन हाय ने कहा, हम कल काम पर चर्चा कर सकते हैं। आइए पहले आज थोड़ा आराम करें। डीएन खोई फोंग ने कहा। उन्हें चिंता थी कि टोंग नगोन हाय बहुत थके हुए थे। विमान से उतरना और गियांग मैट हान का सामना करना बहुत अधिक ऊर्जा की बर्बादी होगी। टोंग गोन हाय ने खिड़की से बाहर देखा। तुम्हें अभी भी हैंग खांग जाना चाहिए। वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी। उसके माता पिता हमेशा उसके बारे में चिंतित रहते थे और वह उनसे मिलने के लिए वापस आना चाहती थी, क्योंकि वह गियांग मैट हान से बदला लेना चाहती थी। वह पूरे साल अपने माता पिता से छिपती रही थी। उन्हें यह भी पता था कि वे नहीं आएंगे। वे हमेशा उसका इंतजार कर रहे थे। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वह बस सब कुछ यहीं खत्म करके फिर से शुरू करना चाहती थी। वह अपने अतीत को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दे सकती। पीछे का रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। डीएन खोई लैंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि गियांग मैट हान कंपनी में है या नहीं। मैं पहले पूछूंगा। बोलने के बाद उन्होंने सचिव को बुलाया और पूछा कि क्या गियांग मैट हान वहां थे या नहीं। सचिव ने कहा, महाप्रबंधक गियांग यहाँ नहीं है। मिस लैम वापस आ गई है। उसके साथ कुछ चर्चा करनी है। डीन खोई फोंग ने कहा। सचिव एक पल के लिए चुप रहा और फिर उत्तर दिया, तो क्या मैं प्रश्न पूछने में आपकी मदद कर सकता हूँ? शायद। फोन कट गया। सचिव ने नामथान से संपर्क किया। नामथान अपना आपा खोने ही वाला था। वह ऊपर जाकर गियांग मैट हान को देखना चाहता था। वह बेवकूफ बहुत देर से वहां था। इतनी देर तक उसे वहां जाने से खुद को रोकना पड़ा। उसने अपने सामने पानी का एक खाली गिलास रखा। वह नीचे प्यासा था और अभी भी पानी पी सकता था, लेकिन ऊपर गियांग मैट हान ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी और एक दिन और एक रात ऊपर ही रहा। वह सचमुच चिंतित था। ठीक इसी समय जब घंटी बजी, सचिव ने उनसे गियांग मैट हान के बारे में पूछने के लिए फोन किया। नुआन, मेरी कंपनी के प्रभारी श्री डायन ने अभी यह कहने के लिए फोन किया था कि सुश्री लैम वापस आ गई है और महाप्रबंधक से मिलना चाहती है। गियांग, क्या आप जानते हैं कि जनरल डायरेक्टर गियांग कहाँ है? वह वापस आ गई, नामथान ने उत्साह से पूछा। इस समय शायद केवल वह ही जियांग मैट हान को मानसिक रूप से शांत कर सकती है। अध्याय 1647। दूसरी तरफ सचिव एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। नामथान की आवाज इतनी आश्चर्यचकित थी कि उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ, नुआन माई की सुश्री लैम महाप्रबंधक गियांग से मिलना चाहती है। मुझे पता है। उसे कंपनी में आमंत्रित करें। महाप्रबंधक गियांग बाद में आएंगे। ठीक है। नामथान ने फोन रख दिया और तेजी से ऊपर की ओर भागा। दरवाजे की ओर दौड़ा। देखा कि गियांग मैट हान बिस्तर के सहारे जमीन पर बैठा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है। नामथान दरवाजे पर स्तब्ध रह गया। उन्होंने जियांग मैट हान को इतना संघर्ष करते हुए कभी नहीं देखा था। कदम धीमे हो गए, धीरे से चले और धीमी आवाज में कहा, वह लौट आई है। गियांग मैट हान ने अपना सिर उठाया। नामथान ने फिर से दोहराया, बॉस वापस आ गया है।
वह कंपनी में आपका इंतजार कर रही है। पहले वह सचमुच उसे दोबारा देखना चाहता था, लेकिन इस समय वह डर रहा था। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बच्चा अभी भी जीवित है या नहीं। नामथान बैठ गया। उससे माफी मांगने का मेरा आखिरी मौका, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मुझे अब भी उम्मीद है? उसके अंदर का माहौल थोड़ा भी निश्चित नहीं था। इस समय उसने नामथान से पूछा। वास्तव में यह ऐसा था जैसे वह खुद से पूछ रहा हो। नामथान ने सकारात्मक उत्तर दिया। वह एक बार आपसे उसी तरह प्यार करती थी। वह निश्चित रूप से आपको एक मौका देगी। वास्तव में गियांग मैट हान को इस पर विश्वास नहीं था। अगर वह इस तरह आहत हुआ तो वह निश्चित रूप से माफ नहीं कर पाएगा और पिछली नाराजगी को मिटा नहीं पाएगा। वह वापस आ गई है, मुझे उससे मिलने जाना है। वह खड़ा हो गया। क्योंकि वह बहुत देर तक बैठा रहा, उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था, जिससे वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा शरीर हिल रहा था। नामथान ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने खींच लिया। कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। तुम नीचे जाओ और मेरा इंतजार करो। उसे अपना चेहरा थोड़ा धोना था, उससे मिलने जाना था। कम से कम उसे ठीक से कपड़े पहनने थे और उससे नजरें मिलाने के लिए अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होना था। नामथान ने सिर हिलाया, मुड़ा और बाहर चला गया। गियांग मैट हान ने स्नान किया, अपने झुर्रीदार कपड़े बदले और एक काला सूट पहना, जो मूल रूप से उसके माप के अनुरूप था लेकिन अब थोड़ा ढीला हो गया है। पता चला कि एक ही दिन में वह पतला हो गया था। भले ही उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, फिर भी उसे उसका घिनौना रूप दिख रहा था जिसे छिपाना मुश्किल था। वह नीचे चला गया। नामथान लिविंग रूम में खड़ा था। जब उसने शोर सुना तो उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह शांत हो गया। मैं कार लेने जाऊंगा, वह पहले बाहर गया। गियांग मैट हान नीचे गया, लिविंग रूम में खड़ा हुआ, कमरे के चारों ओर देखा। यह परिचित जगह थी जहां वह 3 साल से उसके साथ रह रहा था। बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूं, जिन्हें भूलना मुश्किल है। उसे गए हुए 1 साल हो गया है और वह इस जगह पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वह उन चीजों का सामना करने की हिम्मत नहीं करता है जो उन दोनों ने एक बार साझा की थी। उसने धीरे से उसकी ठुड्डी को सहलाया। अब वह उसे फिर से वापस लाना चाहता था। यह सोचकर वह बाहर चला गया। गेट पर नामथान कार में बैठे और इंजन चालू किया। गियांग मैट हान कार में बैठे और तुरंत चले गए। रास्ते में वह कभी-कभी दर्पण के माध्यम से गियांग मैट हान को देखता था। कुछ कहना चाहता था लेकिन पाया कि वह कुछ नहीं कह सकता था। एक तरफ कार हैंग खांग ग्रुप पर रुकी। नामथान कार से बाहर निकला और पीछे की ओर भागा। जब उसने कार का दरवाजा खोलने में उसकी मदद करनी चाहिए तो उसने कार के दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकल गया। वह इमारत के ठीक नीचे खड़ा हो गया, अपना सिर उठाया और उधर देखा, फिर तुरंत अंदर चला गया। नामथान उसके पीछे पीछे चला। उसने चलते चलते सचिव को बुलाया और पूछा कि टोंग गोन हाय कहाँ है। सचिव ने कहा कि वह लिविंग रूम में थे। लिफ्ट खुली, 2 लोग लिफ्ट में दाखिल हुए। नामथान ने कहा, मालिक लिविंग रूम में है। अध्याय 1648। जियांग मैट हान ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं उसने अपने चेहरे पर कोई भावना दिखाई, लेकिन उसकी बाहें मुट्ठी में बंधी हुई थी। धड़ाम से लिफ्ट रुक गई। आगे बढ़ने से पहले उसके कदम थोड़ा झिझके। वह लिविंग रूम में गया। नामथान सचिव के कार्यालय गए और कहा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह गियांग मैट हान को नहीं बुला सकते। सचिव को समझ नहीं आया, क्या होगा अगर काम पर अपेक्षाकृत कुछ जरूरी हो? यह अच्छा नहीं है। यदि हाँ,
तो मुझे जल्दी से ढूंढो। संक्षेप में, जनरल डायरेक्टर ग्यांग आज किसी को नहीं देखना चाहते हैं और किसी को भी आपको परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे, समझे? सचिव ने सिर हिलाया। समझ गया। लिविंग रूम के दरवाजे पर ग्यांग मैट हान खड़ा था। उसका निचला जबड़ा एक सीधी रेखा में फैला हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी को मुट्ठी में बांध लिया और धीरे से सांस छोड़ने से पहले एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। टोंग गोन हाय उसकी ओर पीठ करके बैठी थी। गियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा और उसे एक बहुत ही परिचित पीठ दिखाई दी। 8221। जब टोंग गोन हाय ने शोर सुना तो उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह वही था, इसलिए वह पीछे नहीं मुड़ा। जियांग मैट हान ने उस आकृति को देखा, धीरे धीरे उसकी ओर चला और जब वह उसके सामने वाली कुर्सी पर पहुंचा तो वह उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। जिस चीज ने मेरी नजर खींची वह परिचित चेहरा था। सहज रूप से पुकारा गया, नगोन हाय। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में कोई लहर नहीं दिख रही थी। महाप्रबंधक ग्यांग उसे दूर से और ठंडेपन से संबोधित करता है। जियांग मैट हान उसके सामने बैठ गया। क्या हम अब भी इतने ठंडे हैं? वह हंसी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? 3 साल तक एक ही बिस्तर पर रहने के बाद आप अभी भी मुझे नहीं समझते हैं। मैं अभी भी आपके दिल में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या हम हमेशा ठंडे नहीं रहे हैं? जियांग मैट हान ने उसे मुग्ध होकर देखा। पहले, मैं आज आपसे मिलने अतीत के बारे में बात करने, अभी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। उसने अपने हाथ में अखबार उसके सामने धकेल दिया। शीर्षक से स्पष्ट रूप से मौजूदा धमाकेदार खबर दिखाई दे रही थी। हैंग खांग द्वारा वित्तीय रूप से निवेश करने के तुरंत बाद लैम हाई सिक्योरिटीज ने दिवालिया घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि पिछला निवेश डूब गया है, बेशक यह सिर्फ सतह है। अन्य धनराशि का उपयोग किसी अन्य पहचान में किया जाएगा जिसे नुआन माई में डाला जाएगा। वे दोनों इस परिणाम को जानते थे। जियांग मैट हान भी बहुत शांत था। उसने बस उसकी ओर देखा और फिर उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह वही है जो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। टोंग गोन हाय की शांत आंखें भावनाओं से छलक उठीं। उसने अपना मुंह खोला। क्या केवल एक चीज जो तुम पर मुझ पर बकाया है? जियांग मैट हान चुप था। मेज पर रखा हाथ जोर से भींचता रहा। टोंग गोन हाय खड़े हो गए। आपने मुझ पर एक जीवन का एहसान जताया है, नहीं, 2 जिंदगियों का। उस साल आग को दबाने का मतलब मूल रूप से 2 जिंदगियों का था, लेकिन आपने जानबूझकर मुझे जीने दिया। गियांग मैट हान, आपने मेरे बाकी जीवन के लिए मुझ पर कितना एहसान जताया है, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो वह रुक गई और उसकी ओर पीट करके बोली, गियांग मैट हान, अब से हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। अपनी बात खत्म करके वह चली गई। जरा ठहरिए, उसकी आवाज के बाद टोंग गोन हाय का हाथ पकड़ लिया गया। उसकी पुतलियां लाल हो गईं। उसका ग्रसनी लगातार ऊपर नीचे हिल रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, आप क्या कहते हैं? हमारा बच्चा। उसकी आवाज कर्कश थी। टोंग नगोन हाय हंसे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उससे फिर पूछा, क्या आप मुझे बोलने का मौका देंगे? क्या आप भूल गए हैं कि आप कितने महान हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए दोहराऊं? जियांग मैट हान खंडन नहीं कर सका। उसे केवल दिल का दर्द महसूस हुआ। यह इतना दर्द करता है कि मैं सांस नहीं ले सकता। बच्चा अब तुम्हारा नहीं है। अध्याय 1649। लेकिन वह अभी भी कुछ भाग्य पर कायम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं। आप मुझे धोखा देना चाहते हैं, है ना? भले ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ
कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं हमारे बच्चे को कभी शाप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। उसने हर शब्द को अंतिम शब्द कहा। जियांग मैट हान ने देखा कि उसकी पुतलियां लगातार हिल रही थी। उसकी लंबी काली पलकें पानी को धक्का दे रही थी। क्या यह तुम ही हो जिसने हमारे बच्चे को मार डाला? इस समय उसे सचमुच उम्मीद थी कि वह नहीं में उत्तर देगी। लेकिन सच तो ये है कि उसने अपने बच्चे को मार डाला। इसके लिए क्षमा करें। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कह सकता हूँ। टोंग गोन हाय ने जबरदस्ती अपना हाथ खींच लिया। मुझे आपसे ईमानदारी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको श्राप देता हूँ कि आप अपने पूरे जीवन में प्यार नहीं करेंगे, गर्मजोशी से भरे परिवार का आनंद नहीं लेंगे, जीवन भर अकेले रहेंगे। बोलने के बाद वह जल्दी से चली गई। गियांग मैट हान उसी तरह अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था। सबसे तेज खंजर से दिल को सबसे गहरे बिंदु तक मारा जाता है। खड़े होने में सक्षम होने के लिए उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। महाप्रबंधक गियांग नाम थान बहुत दूर नहीं खड़ा था। यह देखकर कि गियांग मैट हान बहुत अस्थिर लग रहा था, वह तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह उसे छू पाता, उसने तुरंत टोंग नगोन हाय को बाहर खदेड़ दिया। इस समय टोंग गोन हाय पहले से ही कार में बैठा था। साइड की खिड़की से डियन खोई फोंग ने गियांग मैट हान को बाहर निकलते देखा, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया और तुरंत गैस पर कदम रखा और चला गया। कार तीर की तरह निकली। गियांग मैट हान ने कार को टोंग नगोन हाई को ले जाते हुए देखा और तुरंत उसका पीछा किया। आप इससे नफरत कर सकते हैं, आप इससे नाराज हो सकते हैं, मैं यह सब स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसे आशा थी कि वह उसके पास वापस आएगी। पागलों की तरह उसे आशा थी कि वह उसके पास वापस आएगी। सड़क पर घोड़े और गाड़ियां पानी की तरह दौड़ती है। डियन खोई फोंग ने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई कि उसके लिए किसी के पैर पकड़ना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। जियांग मैट हान ने देखा कि कार सुरंग में दाईं ओर मुड़ने वाली थी। वह वास्तव में उसे पकड़ना चाहता था, इसलिए वह ओवरपास के बाईं ओर से नीचे कूद गया। अचानक एक कार आई। ड्राइवर तेजी से भाग गया, और क्योंकि सुरंग में रोशनी साफ नहीं थी, वह तब तक ब्रेक नहीं लगा सका जब तक उसने सामने किसी को नहीं देखा। ड्राइवर इतना डर गया कि उसका चेहरा नीला पड़ गया। बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। गियांग मैट हान ने आवाज सुनी और तुरंत देखा। कार लगभग 1 इंच करीब थी। वह एक तरफ जाना चाहता था, लेकिन कार बहुत देर से आगे बढ़ी और सुरंग के प्रवेश द्वार के करीब थी। उसका पूरा शरीर एक चाप की तरह जोर से मारा गया, सुरंग के दरवाजे से टकराया और नीचे गिर गया। रुकने से पहले कार कुछ मीटर और चली। गियांग मैट हान जमीन पर लेटे हुए थे, केवल अपने चेहरे पर गर्म तरल पदार्थ बहता हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। नगोन हाय 8230, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। 8230। इसके अलावा 8230। उनकी दृष्टि अंधकार में चली गई, चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई। टोंग नगोन हाय चली गई, यह नहीं जानते हुए कि गियांग मैट हान ने उसका पीछा किया था। उसने अपना सिर झुकाया और हवाई जहाज का टिकट बुक करने के लिए ध्यान से अपने फोन का इस्तेमाल किया। डियन खोई फोंग ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। अभी ऐसा लग रहा था जैसे गियांग मैट हान आपका पीछा कर रहा था। मैंने उसे धुआं दिया। टोंग गोन हाय ने अपना सिर उठाया और पीछे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कार रोकूं? डीन खोई फोंग ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं उसे देखना नहीं चाहता। डियन खोई फोंग ने पूछा, क्या मैं धीरे धीरे बुद्धिमान हो रहा हूँ? आप स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं हैं।
टोंग गोन हाय ने यह वाक्य कहने के बाद अपना सेल फोन अपनी जेब में रख लिया। उसने शांत होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। स्पष्ट रूप से वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। डियन खोई फोंग ने यह देखकर कि वह बात नहीं करना चाहती, अपनी कार हवाई अड्डे की ओर चला दी। उसने उसे परेशान नहीं किया। आधे घंटे बाद कार हवाई अड्डे पर रुकी। डियन खोई फोंग ने उसे विमान में देखा। इस बार हमारा ब्रेकअप हो गया। मुझे नहीं पता कि दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। इस तरफ काम खत्म करने के बाद वह और उसका छोटा भाई वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उसके लिए टोंग नगोन हाय के साथ जाना सुविधाजनक नहीं था। वह थाईलैंड गई थी और वह अमेरिका की यात्रा करना चाहता था। वहां जाकर क्वान किन्ह के साथ यहाँ की स्थिति के बारे में बात करना चाहता था और फिर सेना में शामिल होना चाहता था। वे मूलतः सेना से आए थे। टोंग नगोन हाय ने साधारण सामान लिया, उसकी ओर देखा और कहा, जितना समय हम एक दूसरे को जानते हैं वह लंबा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए मैं आप दोनों भाइयों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अध्याय 1650। वह दीन खोई फोंग की ओर थोड़ा झुकी। मेरे लिए अपने छोटे भाई को अलविदा कहो। डियन खोई लैंग अभी उनके साथ नहीं है। मुझे पता है, मैं भी आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ। भविष्य में यदि आपको किसी अंगरक्षक की आवश्यकता हो तो मुझे ढूंढने आएं। यदि आप महाप्रबंधक क्वान से संपर्क करें तो आप मुझसे मिल सकते हैं, दीन खोई फोंग ने कहा। मुझे पता है, उसने डियन खोई फोंग की ओर हाथ हिलाया। जल्द ही मिलते हैं, फिर मिलेंगे। टोंग गोन हाय ने अपना साफ सुथरा सामान उठाया और विमान की ओर चल दी। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसने लॉबी में इंतजार कर रहे लोगों के दृश्य को देखा। कुछ लोग आए और कुछ लोग गए। कुछ लोगों ने एक दूसरे को भावुकता से गले लगाया, कुछ लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। हाथ थामे और छोड़े न जा रहे थे। अलविदा कहते मुस्कुराते चेहरे भी थे। उस दुनिया में अनगिनत तरह के जज्बात, प्यार, दोस्ती और अपनापन शामिल है। उसने बस अपना सिर झुकाया और अंदर जाने के लिए घूम गई। 8221। विमान आसमान में सफेद कोहरे की एक पट्टी छोड़ता हुआ फैल गया। टोंग गोन हाय ने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि ट्रांग जिया वान को भी नहीं, जो अक्सर उससे संपर्क करती थी और अकेले यहाँ आती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, इसलिए विमान के उतरने के बाद वह कार में बैठी और सीधे वहां चली गई। जब वह विमान से उतरी तो रात हो चुकी थी। उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। वह बिल्कुल भी आराम किए बिना वापस उड़ गई और गियांग मैटहान का सामना किया, फिर सीधे यहाँ उड़ान भरी, इसलिए अब वह थोड़ी थक गई थी। उसने इतनी जल्दी जाने के बारे में सोचा ताकि जब वे उसका बुरा चेहरा देखें तो माँ और पिताजी उसे दोष न दें या उस पर क्रोधित न हों। उसका पीला चेहरा देखकर निश्चित रूप से उन दोनों का दिल टूट जाएगा और वे यह नहीं पूछेंगे कि पहले क्या हुआ था, इसलिए उसने यह योजना सोची। बहुत जल्दी कार रुकी। टोंग गोन हाय ने भुगतान किया और बस से बाहर निकली और सामने एक छोटी सी नदी देखी। नदी पार करने के लिए उसे एक छोटी सी नाव पर बैठना पड़ा नदी, लेकिन वह यहाँ से थोड़ी दूर थी। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो पुल पार करने के लिए आपको कई सड़कें पार करनी होंगी, इसलिए वह वहाँ नहीं जाना चाहती। उसने संक्षेप में समय देखने के लिए हाथ उठाया। 8 बजे के बाद का समय था। इस समय भी एक नाव बची हुई थी। वह नाव घाट पर चली गई, लेकिन आज थोड़ा अप्रत्याशित था। नदी पर एक भी नाव नहीं थी। वह नदी के किनारे खड़ी होकर सोच रही थी कि उसने गलत अनुमान लगाया है। एक छोड़े, आप केवल छोटे पुल के पार चल सकते हैं और विपरीत दिशा में जा सकते हैं। हालांकि यह थोड़ी देर के लिए थका देने वाला होगा, फिर भी यहाँ मूर्खतापूर्वक खड़े रहने से बेहतर है। नदी के दोनों किनारे हरी घास और पेड़ों से ढके हुए हैं।
किनारों पर कुछ सजावटी केले के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ का मौसम देश की तुलना में बहुत अधिक गर्म है। इस महीने देश में अब रात में गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत गर्मी है। पुल से कुछ ही दूरी थी, वह तब तक चलती रही जब तक वह थक नहीं गई और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसे थोड़ी देर के लिए बैठने और आराम करने की जगह मिल गई। जब उसने अपना सेल फोन निकाला तो उसके दिमाग में अचानक जियांग मैठान का चेहरा सामने आया और उसका दिल अचानक दुख गया। बाहर से उसने शांत होने का नाटक किया, लेकिन वह उसके लिए अपनी भावनाओं को मिटा नहीं सकी। वह उससे 3 साल तक प्यार करती थी, बल्कि उससे शादी करने से पहले भी वह उससे पहले से ही प्यार करती थी। वह उससे प्यार नहीं करती, उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होती। इस प्रेम कहानी में उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत और पूरी ईमानदारी का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में इसका नतीजा यह निकला। मूल रूप से उसका इरादा इंटरनेट पर कुछ देर सर्फ करने का था, लेकिन अब उसकी रुचि खत्म हो गई और वह उन भ्रामक विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाने की कोशिश करने लगी। उसके बाद पूरी जिंदगी उस शख्स का कोई पता नहीं चला। वह चलना जारी रखने के लिए खड़ी हुई। घास में कुछ हलचल हो रही थी, सरसराहट की आवाज आ रही थी। घास हिल गई। वह सड़क की रोशनी के पीछे चली गई और घास को दूर धकेल दिया जब उसने एक छोटा पिल्ला देखा। घुंघराले भूरे रंग का फर, बड़ा गोल आंखें और गले में लाल हार। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे उठा रहा है, लेकिन वह शरारत से भाग जाता है। वह आगे बढ़ी और धीरे से उसके सिर को छुआ। तुम बहुत प्यारे हो। उसके पास पहले भी एक कुत्ता था, लेकिन उसके दूसरे कुत्ते के बाल सफेद थे और वह एक बड़ा कुत्ता था जो इस छोटे पिल्ले से बहुत बड़ा था। बाद में, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई और अंत में वह अब कुत्ता नहीं पाल सकती थी। क्योंकि मैं जीवन और मृत्यु से अलगाव की भावना को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता। वह आगे बढ़ी और पिल्ले को उठाया। तुम्हारा मालिक कहाँ है? छोटे पिल्ला ने ईमानदारी से संघर्ष नहीं किया, जैसे कि वह अजनबियों से डरता नहीं था। उसने टोंग नगोन हाय की छाती को भी चंचलता से रगड़ा, जिससे वह हंसी। तुम एक बच्चे की तरह क्यों हो जो ऐसे लोगों से चिपकना पसंद करता है? डरता नहीं अजनबियों से गले मिलने का, और फिर मालिक को दोबारा नहीं देख पाओगे। अध्याय 1651। तोराह। एक छोटे बच्चे की आवाज आई। छोटे पिल्ले ने गुर्राना शुरू किया, अपने शरीर से जमीन पर कूद गया और वहां खड़ी छोटी लड़की की ओर भागा। लड़की लगभग 4 या 5 साल की लग रही थी। उसने सफेद पफ आस्तीन की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी 2 चोटियां 2 सोने की क्लिपों द्वारा एक साथ बंधी हुई थी। रोशनी के नीचे उसके चेहरे की विशेषताएं, उसका तेज चेहरा, उसकी लचीली आंखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। त्वचा दूध जैसी सफेद। वास्तव में थाई लोग बहुत गोरे नहीं होते हैं, लेकिन यह लड़की बहुत गोरी है, कुछ हद तक मिश्रित नस्ल की तरह। उसके हाथ में एक कुत्ते का पट्टा है। वह छोटे पिल्ले को गले लगाती है, उसके सिर को छूती है और उसे छूती है। थाई भाषा में कहा, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। बोलने के बाद लड़की ने टोंग नगोन हाय की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। टोंग नगोन हाय थाई में बहुत पारंगत नहीं है, लेकिन सरल वाक्यों को समझ सकता है, या केवल 1 या 2 वाक्यों को समझ सकता है, लेकिन तीसरे वाक्य को नहीं। वह धारा प्रवाह थाई बोलती थी, थोड़ा बड़बड़ाते हुए भी पूछती थी, क्या यह आपका कुत्ता है? लड़की से एक बात पूछी गई, लेकिन उसने कुछ और ही जवाब दिया। तुम कौन हो? मेरे टोरा को क्यों गले लगाओ? टोंग गोन हाय को उलझन महसूस हुई, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आया, लेकिन वह जाने वाली थी। उसने लड़की की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, हाथ उठाकर एक प्यारे से छोटे पिल्ले का इशारा किया और चली गई। लड़की ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा,
फिर जल्दी से बैठ गई, पिल्ले के कॉलर पर चेन लगाई और उसे खींचते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। लड़की टोंग नगोन हाय के पीछे पीछे चल रही थी। टोंग गोन हाय को पता चला कि लड़की उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे पता चला कि लड़की अभी भी उसके साथ कुत्ते को ले जा रही थी, इसलिए वह रुका, उसकी ओर देखा और पूछा, घर? आपका घर कहाँ है? यदि आप भाषा में पारंगत नहीं है तो बस अपने हाथ हिलाए। उसने अपनी बाहें चारों ओर लहराईं, लेकिन वह समझ गई। उसने नदी के दूसरी ओर इशारा किया, एक शानदार इमारत की ओर इशारा किया, मेरा घर। टोंग गोन हाय ने स्पष्ट रूप से समझा। यह पता चला कि उसका घर भी नदी के दूसरी तरफ था। यह सिर्फ इतना है कि पहले से ही अंधेरा है। एक बच्चा ऐसे ही इधर उधर भटक रहा है, जिसका कोई पीछा नहीं कर रहा है और नहीं देख रहा है। वह आगे बढ़ी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वैसे भी वह दूसरी तरफ जाना चाहती थी, इसलिए लड़की के साथ जाना सुविधाजनक था। लड़की और वही पिल्ला लोगों से बहुत डरते नहीं थे। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से टोंग नगोन हाय को अपना हाथ पकड़ने दिया। टोंग गोन हाय ने मन ही मन सोचा, अगर उसके पास ऐसी सावधानियां नहीं हैं, तो क्या होगा अगर उसका सामना किसी बुरे व्यक्ति से हो जाए? इस लड़की के माता पिता को अपने बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं है। छोटे पुल की ओर चलते हुए लड़की ने अचानक चलना बंद कर दिया। मैं थक गई हूँ। टोंग गोन हाय ने लड़की की ओर देखा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी थाई अच्छी नहीं है, इससे उसे बात करने में दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से यह मत कहो। छोटी लड़की ने उसके पैर को गले लगाया, फिर उसकी बाह पकड़ ली। मुझे गले लगाओ। टोंग नगोन हाय 82308221। छोटी लड़की का आकर्षक रूप इतना मनमोहक था, टोंग नगोन हाय मना करना सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी भुजाओं का उपयोग करके उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत करीब है, अजनबियों से बिल्कुल नहीं डरता और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं है। हालांकि यह दूसरों को भी पसंद करता है। इस दुनिया में केवल अच्छे लोग ही नहीं हैं, कई बुरे लोग भी हैं। यदि मानव तस्करों द्वारा आपका अपहरण कर लिया जाता है, तो आपका जीवन बर्बाद होने की बहुत संभावना है। पत्थर का पुल एक मेहराब के आकार में मुड़ा हुआ था। टोंग गोन हाय छोटी लड़की को सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। नीचे जाते समय उसने गलती से अपना पैर मोड़ लिया। उसके टखने की हड्डी में अचानक चोट लग गई। उसका शरीर भी हिल गया। वह तेजी से आगे बढ़ी। रेलिंग, तुम्हारे साथ क्या गलत है? छोटी लड़की चौंक गई। उसके हाथों ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया। डर था कि वह उसे नीचे फेंक देगी। मैं लगभग मेंढक पर झपटा। टोंग गोन हाय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस सड़क पर एक कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा बल लगाने पर उसे तेज दर्द महसूस हुआ और वह चल नहीं सका। मुझे निराश कर दो, अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा। लड़की ने संघर्ष किया। टोंग गोन हाय ने धीरे से कहा, हिलना मत। उसने खुद को शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया, लड़की के संघर्ष बंद करने का इंतजार किया, फिर उसे धीरे से थपथपाया। ऐसा लग रहा था कि लड़की उसे समझ सकती है, इसलिए वह गंभीरता से शांत बैठी रही। अध्याय 1652। टोंग यानशी लड़की को नीचे उतारने के लिए नीचे झुके। छोटी लड़की सीढ़ियों पर दृढ़ता से खड़ी हो गई, अपना सिर उठाया और कहा, मैं जाकर किसी को बुलाती हूँ। बोलने के बाद टोंग गोन हाय के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने छोटे छोटे कदम उठाए और पुल से नीचे भाग गया। उसने लड़की की छोटी सी पीठ को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह बच्ची बहुत जल्दी में थी। लड़की की आकृति तुरंत गायब हो गई। उसने अब और इंतजार नहीं किया।
बल्कि रेलिंग पकड़ ली और धीरे धीरे नीचे चली गई। अपने दूसरे पैर को छूने की कोशिश नहीं की। पुल से थोड़ा दूर चलकर वह दूर स्थित घर की ओर लंगड़ाते हुए चली गई। इसमें काफी समय लगा, लेकिन सौभाग्य से वह आ गया। केवल सभी दरवाजे बंद थे। गेट पर केवल रोशनी की चमक थी। कमरे में अंधेरा था, मानो वहां कोई न हो। टोंग गोन हाय थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सब कहाँ है? वह ऊपर गई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। 8230, क्या हुआ? उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और ट्रांग जिया वान से संपर्क किया। फोन भी तुरंत कनेक्ट नहीं हुआ। जब दूसरी रिंग बजी तभी कनेक्ट हुआ। उसने अधीरता से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ट्रांग जिया वान को समझ नहीं आया। मैं घर पर हूँ। घर में लाइटें नहीं जल रही हैं। तुम कहाँ गए हो? ट्रांग जिया वान, 8230, आप कहाँ हैं? उसने पूछा। टोंग नगोन हाय ने बिना सोचे उत्तर दिया, मेरे माता पिता के स्थान पर। तभी ट्रांग जिया वान को समझ आया, क्या आप थाईलैंड गए हैं? यह सही है, ट्रांग जिया वान ने कहा। जब आप वहां गए थे तो आपने किसी को क्यों नहीं बताया? टोंग गोन हाय घास पर बैठ गया, अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। निसंदेह वह बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नहीं किया। आंटी टैन का जन्मदिन आ रहा है, साथ ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए माँ खरीदारी करने और शादी की व्यवस्था करने के लिए वापस आ गई है। इसलिए वह मेरे साथ ही वापस आ गई। मैं देख रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं अभी भी आपसे मिलने के लिए वापस आना चाहता हूँ। इसके विपरीत यह बहुत अच्छा है। हमें डर था कि आप हमसे मिलना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपने सभी को क्यों नहीं बताया? टोंग गोन हाय ने इसके बारे में नहीं सोचा। आंटी टैन के जन्मदिन के ठीक समय पर वापस जाओ। टोंग गोन हाय ने अपनी स्कर्ट ऊपर खींची और उसके सूजे हुए और लाल टखने को देखा। मुझे डर है कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें इसका पछतावा क्यों है? टोंग नगोन हाय के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ट्रांग जिया वान एक पल के लिए झिझके और फिर उपदेश देने लगे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत समय से सबने मेरी इच्छा पूरी की है। मैं जो भी करना चाहता था वह मेरी इच्छा के अनुसार होता था। अब मैं भी अपने पिता को देखने के लिए वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब क्यों मुड़ता हूँ और वापस नहीं लौटना चाहता? आखिर मैं क्या सोचता हूँ? क्या आपने अभी तक बात पूरी कर ली है? टोंग गोन हाय ने शांति से पूछा। ट्रांग जिया वैन गुस्से में थी। मैंने बात करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, बस गलती से मेरा पैर मुड़ गया है। ट्रांग जिया वान हल्के से खांसते हुए बोले। आह, तो ऐसा नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए जांच के लिए अस्पताल जाओ। मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊंगा। टोंग नगोन हाय ने घास और गंदगी को साफ किया। अपने माता पिता को मत बताओ, इससे उन्हें तुम्हारे बारे में चिंता होगी। यह सिर्फ एक छोटा सा घाव है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुरंत वापस आऊंगा। ठीक है, अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो आपको तुरंत मुझसे संपर्क करना होगा। ट्रांग जिया वान ने सलाह दी। पहले जांच के लिए अस्पताल जाएं। ठीक है, फिर फोन रख दो। अध्याय 1653। हाँ, उसने फोन अपनी जेब में रख लिया। दोनों हाथ जमीन पर रखकर खड़े होने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। हेलो, उसने अपना सिर उठाया और एक आदमी को देखा जिसके छोटे बाल थे। चेहरे की स्पष्ट विशेषताएं, एक जैतून हरे रंग की सैन्य बेल्ट, काले चमड़े के जूते की एक जोड़ी और शक्तिशाली और जबरदस्त आभा की एक श्रृंखला पहने हुए। पिताजी, यह वह है। लड़की ने टोंग नगोन हाय की ओर इशारा किया। वह बच्चे को पकड़ रही थी, इसलिए उसके पैर में चोट लग गई। टोंग गोन हाय ने छोटी लड़की की ओर देखा, फिर उसके सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। हालांकि वह बहुत कुछ नहीं समझ पाई।
लेकिन वह उसमें डैड शब्द को समझ सकी। मालूम हो कि दोनों के बीच पिता और बेटी का रिश्ता है। नमस्ते नमस्ते, उसने जबरदस्ती अभिवादन किया। मुझे देखने दो कि तुम्हारा घाव कैसा है, उस आदमी ने फिर से राष्ट्रीय भाषा बोली। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें खोलीं। क्या आप जानते हैं कि मैं किस देश से हूँ? उस आदमी ने उसके पीछे वाले घर की ओर देखा। मुझे लगता है तुम यहाँ आना चाहती हो। टोंग गोन हाय ने पलटकर उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ। आपके माता पिता? आदमी ने पूछा। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। हाँ, आप उनके जैसे दिखते हैं, उस आदमी ने जोड़ा। टोंग नगोन हाय ने उसके चेहरे को छुआ। यह पता चला कि वह उसकी शक्ल के आधार पर निर्णय ले रहा था। उसने उस दूर की जगह को देखा जिसकी ओर छोटी लड़की ने अभी इशारा किया था। वह जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। उसकी माँ यहाँ लंबे समय से रह रही थी, समय तो वह लंबे समय से यहाँ रह रही होगी। दीदी, चलो मेरे साथ घर चलो। इस समय छोटी लड़की ने उसकी बाह कसकर पकड़ ली। टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं, वे देश लौट आए हैं। यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे तुम्हारी चोटें देखने दो। एक रात मेरे घर रुको। जब तुम्हारे माता पिता यहाँ थे तो वे तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे, मेरी बेटी, उस आदमी ने बहुत ईमानदारी से कहा। टोंग नगोन हाय ने फिर भी मना कर दिया। तो यदि यह संभव है तो कृपया मुझे अस्पताल ले जाएं। पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए उसे एक रात अस्पताल में रुकना पड़ा और कल तक इंतजार करना पड़ा। वह बाद में व्यवस्था करेगी। 8221 8220, मेरे घर आओ। लड़की ने उसे खींच लिया। उसने उसे मना नहीं किया बल्कि उसका हाथ पकड़ने की जिद की और राष्ट्रीय भाषा में कहा, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उस आदमी ने भौहें सिकोड़ ली और अपनी बेटी के हाथों की ओर देखा। यह पहली बार नहीं है कि ऐसी स्थिति बनी है। जब तक लड़की इसे पसंद करती है और किसी सुंदर को देखती है, वह उसे घर ले जाना चाहती है। टोंग गोन हाय ने अपना सिर झुकाया और आश्चर्य से छोटी लड़की की ओर देखा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राष्ट्रीय भाषा कैसे बोलनी है। आदमी ने उसे आश्चर्यचकित देखा तो उसने समझाया, बच्चा अक्सर यहाँ खेलने आता है। तुम्हारी माँ ने बच्चे को पढ़ाया है। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। चलो चलें, चलें, लड़की बहुत उत्साही है। टोंग गोन हाय ने अपने होंठ हिलाए और उस आदमी की ओर देखा। तो मैं तुम दोनों को परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, क्या तुम जा सकते हो? आदमी ने उसकी ओर देखा। कौन सा पैर? बायां पैर, उसने उत्तर दिया। वह आदमी बैठ गया। मैं देख लूंगा। टोंग गोन हाय ने सहजता से एक कदम पीछे ले लिया, लगभग खड़े होने में असमर्थ। थोड़ा अपरिचित महसूस करते हुए उसे सावधानी से देख रहा था। मैं थोड़ा मेडिकल जादू समझता हूँ। मैं सिर्फ यह देखने में आपकी मदद करना चाहता हूँ कि घाव आपकी हड्डियों को प्रभावित करता है या नहीं। मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है, आदमी ने कहा। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं लग रहा था। फिर उसने शर्मिंदगी से अपने छोटे दांत दिखाए। उसने अपनी स्कर्ट ऊपर खींच ली जिससे उसके टखने दिखने लगे। आदमी ने हाथ बढ़ाया और उसे हल्के से छुआ और एक क्षण बाद कहा, हड्डी में कोई चोट नहीं है, टखना थोड़ा सूज गया है और लाल है। थोड़ी देर के लिए ठंडा सेक लगाओ और कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा। टोंग नगोन हाय ने कहा, धन्यवाद। अगर कुछ नहीं है तो चलें, लड़की ने कहा। अध्याय 1654। टोंग गोन हाय ने लड़की को देखा। वह बेहद मिलनसार लग रही थी और अजनबियों से नहीं डरती थी, और उसके पिता से कहा, मेरी बेटी बहुत प्यारी है और लोगों से नहीं डरती। उसके साथ किसी का होना सबसे अच्छा है।
अगर आप बुरे लोगों से मिलेंगे तो परेशानी होगी। वह आदमी अपनी बेटी के व्यक्तित्व को जानता था, लेकिन उसने नौकर को उसका पीछा करने दिया, लेकिन उसका शरारती स्वभाव अक्सर उसके अनुयायियों से बच जाता था। मैं ध्यान दूंगा। बोलने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और गंभीरता से कहा, मुझे पकड़ो। टोंग गोन हाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद। मेरा नाम टोंग गोन हाय है। आपका नाम क्या है? सोंग यून मुतिशा, आदमी ने कहा। उनके नाम हमारे विपरीत हैं। हमारा पारिवारिक नाम पहले है, लेकिन उनका पारिवारिक नाम पहले है। यह स्थान हलचल भरे शहर से थोड़ी दूरी पर है। उसके यहाँ रहने का कारण यह है कि वह जिस इमारत में रहता है वह उसके पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। एक उपाधि प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब है कि पिछली शताब्दी में आपको कुलीन माना जाता था, और यह आज भी हमेशा जारी है। उसे उपाधि विरासत में मिली है और वह मुतिशा परिवार की महिमा और उसके पूर्वजों द्वारा जमा की गई भारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। बाहरी अफवाहों के अनुसार मुतिशा परिवार ने जो संपत्ति जमा की है वह दुश्मन देश को समृद्ध कर सकती है। जैसे जैसे समय बदला, शहर दक्षिण की ओर विकसित हुआ। यह जितना दक्षिण की ओर बढ़ता गया, यह उतना ही समृद्ध होता गया। वर्तमान में उत्तरी तट पर केवल इमारतें बची हैं, जो सभी महल हैं जिन्हें बड़े परिवार संरक्षित करना चाहते हैं। कुछ गरीब परिवार इसे पैसे के लिए बेच देते हैं, और कुछ परिवार हमेशा इसकी मरम्मत करते हैं और इसे संरक्षित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसकी प्रशंसा कर सकें। लेकिन यहाँ ज्यादा लोग नहीं रुके। इतने समय के बाद यह जगह काफी वीरान हो गई। शांति पसंद करने वालों के लिए यह पसंदीदा इलाका है। बेशक, यहाँ इमारत खरीद पाना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये इमारतें बहुत मूल्यवान हैं। इन्हें आम लोग नहीं खरीद सकते। थोड़ी देर रुको, फिर आना। एक पीला महल बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत अच्छी तरह से संरक्षित दिखता है। हालांकि इसमें आधुनिक वास्तुकला जैसे समृद्ध डिजाइन नहीं है, फिर भी यह अपने युग की समृद्धि को बरकरार रखता है। आप जितना करीब अंदर जाते हैं, उतना ही आप महल की भव्य शैली को महसूस कर सकते हैं। ऊंचे, पतले, मेहराबदार दरवाजे को शुद्ध, परिष्कृत धातुओं से सजाया गया है। दरवाजे के दोनों तरफ सीधे लाल मखमली पर्दे लगे हैं। सभी खिड़कियां कांच की हैं, पारदर्शी। हॉल में खड़े होने से लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी महल में हैं। थाई लोगों को धातु पसंद है। लापीस लाजुली व्यंजन सभी जटिल रूप से सोने के किनारों से जड़े हुए हैं। 8221। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, पारंपरिक थाई कपड़े पहने एक नौकरानी सोंग यून की टोपी लेने आई। यहाँ कुछ बर्फ ले आओ, सोंग यून ने निर्देश दिया। नौकरानी ने आदरपूर्वक हाँ कहा, फिर पीछे हट गई। टोंग गोन हाय को हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे वह उन्हें परेशान कर रहा था। कहता था, मैं आज तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। सोंग यून ने उसे सोफे पर बैठने में मदद की। वास्तव में, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। उसने अपना सिर उठाया। सोंग यून ने विस्तार से नहीं बताया, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ठीक है। टोंग गोन हाय को लगा कि उसने पहले ही उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वह और कोई अनुरोध नहीं करना चाहता था और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। छोटी लड़की ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उनके सामने सोफे पर बैठ गई और ऊपर से नीचे तक उनका आकलन करती रही। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? टोंग नगोन हाय ने ऊपर की ओर देखा। तुम्हारी माँ कहाँ है? फिर लड़की मुस्कुराई, अपने सफेद दांत दिखाते हुए, मेरी माँ बनो। टोंग गोन हाय का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अगर वह अजनबियों से नहीं डरती थी, तो यह ठीक था कि उसने अभी भी अपनी माँ को इतनी सहजता से क्यों पहचाना? क्या इसलिए कि मन साफ नहीं है? लेकिन लड़की बिल्कुल सामान्य दिखती है और काफी स्मार्ट भी दिखती है।
छोटी लड़की ने ऊपर की ओर इशारा किया और रहस्यमय तरीके से कहा, उस आदमी की कोई पत्नी नहीं है। टोंग गोन हाय ने लड़की की उंगली का पीछा किया और ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ गया हो कि लड़की का क्या मतलब है, लेकिन जितना अधिक वह समझ गया उतना ही अधिक भ्रमित हो गया। अगर उसकी पत्नी नहीं है तो उसकी लड़की कैसे हो सकती है? हालांकि वह अन्य लोगों के घरों की गोपनीयता के बारे में उत्सुक नहीं थी, इसलिए उसने विषय बदल दिया। मैं अभी तक आपका नाम भी नहीं जानती, कृपया मुझे निया कहकर बुलाएं। छोटी लड़की दौड़कर आई और उसका हाथ खींच लिया। क्या यह ठीक है? अध्याय 1655। लेकिन आप, निया। इस समय सोंग यून ने लड़की का नाम पुकारा। टोंग गोन हाय ने ऊपर देखा और उसे एक सफेद शर्ट और हल्के पीले रंग की कैजुअल पैंट पहने देखा। एक सैन्य वर्दी उतार दी जिससे दूसरों को लगा कि वह बहुत गंभीर नहीं है, बल्कि बहुत अधिक सरल है। करीब सैली बच्चे को नहलाने ले गई। उसने नौकरानी को आदेश दिया। निया वास्तव में नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने नौकरानी की बात मानी और उसके पीछे चली गई। सोंग यून ने एक तौलिया उठाया और नौकरानी द्वारा लाए गए बर्फ के टुकड़ों को तौलिए में रख दिया। टोंग गोन हाय को पता था कि वह क्या करने जा रहा है और तुरंत बोला, मुझे इसे स्वयं करने दो। सोंग यून ने उसे दे दिया। अब उस पर दबाव नहीं डाला। निया ने अभी जो कहा उस पर ध्यान मत दो। टोंग नगोन हाय ने उसके टखने के लाल सूजे हुए हिस्से के चारों ओर एक तौलिया लपेटा और कहा, मुझे परवाह नहीं है। यह सिर्फ एक छोटी लड़की है। क्या यह सच है कि जब कोई लड़की किसी महिला से मिलती है तो वह हमेशा कहती है, कृपया मेरी माँ बनो? इसलिए क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपकी पत्नी यहाँ नहीं है? टोंग गोन हाय ने चतुराई से पूछा। सोंग यून ने एक गिलास पानी डाला और कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जोंग यानशी 8230। तो निया कहाँ से आती है? अनायास। लेकिन वह बहुत प्रतिष्ठित दिखते हैं, उन पुरुषों की तरह नहीं जो अक्सर बाहर परेशानी पैदा करते हैं। नहीं, वास्तव में आप लोगों की शक्ल सूरत नहीं देख सकते। हो सकता है कि वह सिर्फ एक अच्छा इंसान दिखता हो, लेकिन असल में वह ग्यांग मैट हान की तरह एक बदमाश है। तस्वीर पाने के लिए उसके चेहरे को मत देखिए। लेकिन अभी शहर बी में अस्पताल वीआईपी अस्पताल के कमरे में ग्यांग मैट हान अभी अभी उठा था। अस्पताल के बिस्तर के बगल में अस्पताल के कपड़े पहने हुए लोगों का एक समूह खड़ा था। नाम थान भी वहां था। उन्होंने ही ग्यांग मैट हान को अस्पताल ले जाने के लिए बुलाया था। इलाज कराने के बाद अब उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन अब उन्हें खुद फैसला करना होगा। उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसलिए उन्हें सर्जरी की जरूरत है, लेकिन ठीक होने में कम से कम आधा साल लगेगा। हालांकि उसके रिश्तेदार थे, लेकिन उसकी उनसे नहीं बनती थी, नहीं उसकी अपने सौतेले भाई से बनती थी। उसे सर्जरी की सहमति पर हस्ताक्षर करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता थी। यदि स्थिति अत्यावश्यक है तो नामथान हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्यांग मैट हान का जीवन खतरे में नहीं है, इसलिए वह इस सर्जरी के लिए सहमत होने पर निर्णय लेंगे। जियांग मैट हान ने बस उस पर नजर डाली और हस्ताक्षर कर दिया। क्या मैं 1 महीने के भीतर ठीक हो सकता हूँ? डॉक्टर असमंजस में था। टूटी हुई हड्डी पर 100 दिनों तक पट्टी बांधनी पड़ती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसे ठीक होने में समय लगता है। यह 1 महीने में संभव नहीं है। नामथान को पता था कि उसे वापस सामान्य होने की इतनी जल्दी क्यों थी, और उसने सलाह दी, वास्तव में इस दौरान मालकिन के लिए थोड़ा शांत रहना अच्छा होगा। ग्यांग मैट हान की ठंडी निगाहें उसकी ओर चली गईं। वह इंतजार नहीं करना चाहता था। वह एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था, बस उसे जल्दी से वापस पाना चाहता था। वह डरा हुआ था, उसे फिर से खोने का डर था।
उसने इसे एक बार खो दिया था, इसलिए उसे लालसा का दर्द महसूस हुआ। 2 महीने, कम से कम 3 महीने। डॉक्टर ने अतिशयोक्ति करने की हिम्मत नहीं की और कम से कम समय में इलाज करने का फैसला किया। यदि आप अपंग हैं, तो क्या आप अभी भी अपनी मालकिन को पकड़ सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी योजना है। नामथान अपने ठंडे चेहरे से नहीं डरता था। डॉक्टर, सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। गियांग मैट हान धीरे धीरे शांत हुए। जाओ पता करो वह कहाँ है, मैं उसका वर्तमान ठिकाना जानना चाहता हूँ। नामथान ने कहा। हाँ। 1 घंटे बाद गियांग मैट हान को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया। इस दौरान केवल नामथान ऑपरेटिंग रूम के बाहर पहरा दे रहे थे। अध्याय 1656। हालांकि यह कहा जाता है कि यह जीवन या मृत्यु सर्जरी नहीं है। यह स्पष्ट है कि रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है, जो थोड़ा दुखद है। नामथान को यह भी उम्मीद है कि टोंग नगोन हाई गियांग मैट हान को माफ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जियांग मैट हान का बचपन वास्तव में बहुत दुखी था। अगर उसके पिता उसकी माँ के निधन के बाद उससे प्यार कर पाते, तो वह हमेशा अपनी माँ की गर्मजोशी को याद नहीं करता और नफरत से अंधी आंखों के साथ अपनी माँ से बदला लेने की जिद करता। नामथान केवल यह जानता था कि गियांग मत हान फिर से टोंग नगोन हाई का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह जियांग मत हान की पीड़ा को कैसे जान सकता था? उसने न केवल उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, बल्कि उसने अपने बच्चे को भी मार डाला। एक आसमान के नीचे, अलग अलग देश, अलग अलग स्थान। टोंग नगोन हाई बिस्तर पर लेटे हुए थे। कमरा बहुत साफ था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मच्छर थे, इसलिए बिस्तर पर एक मच्छरदानी थी और कई परतों वाला मुलायम पतला कपड़ा था। उसका पूरा शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसे बहुत नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। खड़खड़ाहट के साथ दरवाजे की कुंडी अचानक हिल गई। निया ने पिल्ले को पकड़कर दरवाजा खोला। क्या तुम अभी तक सो रहे हो? टोंग नगोन हाय ने कहा। अभी नहीं। लड़की ने दरवाजा बंद किया, भागी, अपने बिस्तर पर रेंगी। उसकी ओर देखा और कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए, आगे बढ़े और धीरे से बच्चे के सिर को छुआ। यह लड़की बहुत प्यारी है। केवल एक चीज यह है कि वह अजनबियों के बहुत करीब है, इसलिए यह बहुत अच्छा नहीं है। आपको इसका परिचय देना भूल गया। इसे टोरा कहा जाता है। निया ने पिल्ले की ओर इशारा किया। टोंग नगोन हाय ने कहा, क्या आप ही है जिसने इसे यह नाम दिया है? निया ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या यह अच्छा लगता है? टोंग नगोन हाय ने कहा, बहुत अच्छा, क्योंकि प्रामाणिकता इतनी बुरी नहीं है। क्या तुमने अभी जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसके बारे में ध्यान से सोचा है? सोंग यून के शब्द बाधित हुए तो निया ने फिर कहा, मेरी माँ बनो। जोंग यानशी 8230। मैं तुम्हारी माँ बनने के लिए बहुत छोटी हूँ, और यह पहली बार है जब मैं तुम्हारे पिता से मिली हूँ। टोंग नगोन हाय ने मन ही मन सोचा, यह आदमी बहुत गैर जिम्मेदार है। क्योंकि उसका एक बच्चा है, उसे बच्चे की माँ से शादी करनी चाहिए, भले ही उसे यह पसंद न हो, लेकिन उसे बच्चे की खातिर इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि किसी बच्चे का पालन पोषण पूर्ण परिवार में नहीं होगा तो उसका व्यक्तित्व दोषपूर्ण होगा। इसके अलावा उसे लगा कि निया में अभी सचमुच कमी है, अन्यथा वह किसी अजनबी से मिलते ही उस व्यक्ति से अपनी माँ बनने के लिए क्यों पूछना चाहती? निया ने परिपक्व और गंभीरता से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सुंदर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ बनो। ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेरी माँ बनना चाहती हैं, लेकिन मेरे पिता को यह पसंद नहीं है, और मुझे भी यह पसंद नहीं है। दोनों में से एक। उसने अपने होंठ भींचे। क्या हुआ जब मैं पहली बार अपने पिता से मिली? क्या तुम्हारे पापा सुंदर नहीं हैं? तुम्हारे पापा बहुत सुंदर हैं।
अगर तुम उन्हें थोड़ा सा मुझसे मिलवाओ तो मैं तुरंत तुम्हारे पापा के करीब आ जाऊंगा। पिताजी का नाम सोंग यून मुतिशा है। वह 29 साल के हैं। सभी लोग उन्हें आदरपूर्वक मार्क्विस मुतिशा कहते हैं। उनके पास खजानों से भरा एक बड़ा कमरा है ताकि वह आपकी देखभाल कर सकें। मुतिशा एक मानद उपाधि है जो अधिकतर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाती है। जोंग यानशी 8230 8221। यह बच्चा थोड़ा जल्दी परिपक्व हो रहा है ना? क्या 4 या 5 साल का बच्चा ये शब्द कह सकता है? टोंग गोन हाय को गहरा संदेह था। वह पलटी। मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। निया उसके ऊपर रेंगती हुई उसकी बाहों में समा गई। 1 मिनट के लिए सोचो। टोंग गोन हाय को नहीं पता था कि लड़की से क्या कहना है, इसलिए वह बस घूम गया और सोने का नाटक करने लगा। निया ने उसे धीरे से हिलाया लेकिन वह शांत रही और कुछ नहीं बोली। कुछ और बार दोहराने के बाद निया को अब यह दिलचस्प नहीं लगा, इसलिए उसने जाने दिया और उसकी बाहों में लेट गई और नाराज होकर बोली, तुम पहले ही इतनी जल्दी सो गए हो। जोंग यानशी 8230। उसने चुपचाप आलोचना की। बहुत देर हो चुकी है ना? एक क्षण बाद निया अनजाने में सो गई। यह देखकर छोटा पिल्ला टोरा तुरंत उसके बगल के एक कोने में रेंग गया और सो गया। निया ने चुपके से सोचा कि पिल्ला और उसका मालिक वास्तव में बहुत समान थे। यह देखकर कि निया शांति से सो रही है, उसने कोई हलचल नहीं की और उसे अपनी बाहों में सोने दिया। अध्याय 1657। बाद में वह धीरे धीरे सो गई। शायद इसलिए कि वह एक अजीब जगह पर सो रही थी। वह ठीक से सो नहीं पाई। वह आधी रात में सुबह होने तक कई बार उठती रही। उसने धीरे से निया को छोड़ दिया और फिर बिस्तर से उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी दुखती बाह को रगड़ने लगी। उसे डर था कि निया जाग जाएगी, इसलिए उसने पूरी रात हाथ नहीं बदले। इसलिए उसकी एक बाह सुन्न रह गई। तकिए से खट खट कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। टोंग गोन हाय ने कहा कि अंदर आओ। फिर दरवाजा धकेल दिया गया। उसने सोचा कि यह एक बाज होगा, लेकिन यह सोंग यून निकला। उसकी आंखें सोती हुई लड़की को देखने के लिए उसके पीछे गईं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या मैंने आओ और अपनी नींद में खलल डालो? पास नहीं है, टोंग नगोन हाय ने उत्तर दिया। सोंग यून बहुत गंभीर था और उसने झूठ तोड़ा, तो तुम्हें अच्छी नींद क्यों नहीं आई? टोंग गोन हाय ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उन्होंने कहा, आपकी आंखों में काले घेरे हैं। टोंग नगोन हाय। उसने गुप्त रूप से सोचा कि यह आदमी न केवल बदमाश था, बल्कि उसके पास कोई ईक्यू भी नहीं था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोंग यू बिस्तर पर चला गया। कोई जरूरत नहीं है। टोंग गोन हाय ने तुरंत अपना हाथ हिलाया क्योंकि उसे लगा कि निया उसकी नाजायज संतान है, इसलिए उसे उससे ज्यादा सहानुभूति नहीं थी। मैं अपने दम पर खड़ा हो सकता हूँ। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, अपने पैर फैलाए, चप्पलें पहनी, फिर खड़े होने के लिए अपने बिना चोट वाले पैर को सहारे के रूप में इस्तेमाल किया। सोंग यून ने उसे मजबूर नहीं किया और कहा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बोलने के बाद वह जाने की तैयारी करने के लिए मुड़ा। टोंग गोन हाय ने उसे वापस बुलाया। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? अगर आज संभव हो तो कृपया मुझे कुछ देर के लिए शहर में ले चलो। वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसका पैर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए वह अस्थायी तौर पर किसी होटल में रहेगी। तुम्हारा घाव अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, सोंग यून ने कहा। उम्मा, क्योंकि मुझे कुछ करना है, इसलिए। क्या बात क्या बात? उसकी आवाज सुनकर निया हतप्रभ होकर उठी। उसकी तंद्रा गायब हो गई। वह उठकर बैठ गई और पूछने लगी। टोंग गोन हाय ने पलटकर कहा, वह इस व्यक्ति की तरह क्यों जाग गई? निया ने धीरे से अपनी आंखें मली।
क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरी माँ बनना चाहती हो? तुमने क्यों छोड़ दिया? टोंग नगोन हाय, आपने ऐसा कब कहा? क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? जोंग यानशी ने पूछा। निया ने अपना छोटा सिर उठाया। उसके गंदे बाल उसके छोटे सफेद चेहरे को नहीं ढक सके। मैं बहुत जाग रही हूँ। तो तुम सपना देख रही थी। मुझे तुम्हारी माँ बनना मंजूर नहीं था। इस तरह की बात पर सहमति नहीं जताई जा सकती। भले ही वह दूसरों को अपने जैसा बहुत पसंद करती है, लेकिन वह दूसरों का दिल दुखाती है क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। और फिर वह वास्तव में चाहती है कि उसकी भी एक माँ हो, लेकिन वह ऐसी बातों पर यूं ही सहमत नहीं हो सकती। निया की आंखें झपकी। उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो गईं। एक पल के लिए टोंग नगोन हाय ने अपने हाथ और पैर हिलाए। तुम्हें अपने पिता से पूछना होगा कि वह किस तरह की माँ चाहते हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। सोंग यून आगे आया और निया को गले लगाया। सैली, नौकरानी तुरंत दौड़ी। सर, उसे वापस शयन कक्ष में ले जाओ और उसके कपड़े बदलो। निया ने सोंग यून की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और जाने से इनकार कर दिया। पिताजी, सुनना। सोंग यून ने लड़की के सिर पर हाथ फेरा। क्या तुम्हें मनोरंजन पार्क में जाना पसंद नहीं है? पिताजी आज तुम्हें ले जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें आज्ञाकारी और आज्ञाकारी बनना होगा। वास्तव में निया ने अपनी गोल आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभी भी पानी की एक पतली परत थी, लेकिन उसका चेहरा खुशी से भरा था। असली, सोंग यून ने सकारात्मक उत्तर दिया। अध्याय 1658। धन्यवाद पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बोलने के बाद लड़की ने सोंग यून के चेहरे को चूमा और फिर आज्ञाकारी ढंग से नौकरानी के पीछे चली गई। निया के जाने का इंतजार करते हुए सोंग यून ने अपना मुंह खोला और कहा, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, इसलिए तो आपको बच्चे की माँ से शादी करनी होगी। आप बच्चे के व्यक्तित्व में दोष नहीं आने दे सकते। मुझे लगता है कि आप जैसे पुरुषों को जिम्मेदार होने की जरूरत है। टोंग गोन हाय ने उसे रोका और धीरे से व्याख्यान दिया। सोंग यून ने 2 मिनट तक चुपचाप उसकी ओर देखा। जब टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। क्या वह आपसे नाराज है? लेकिन वह एक गर्भवती महिला है और उसे उस महिला की नहीं, बल्कि सिर्फ बच्चे की जरूरत है। यह व्यवहार बहुत ही अनैतिक है। मेरा मतलब यह है कि है 8230। टोंग गोन हाय ने आधे दिन तक समझाया लेकिन बाद के हिस्से को विस्तार से नहीं समझा सका। नाश्ता तैयार है, जाओ अपना मुंह धो लो। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जोंग यानशी 8230। क्या उसने उस व्यक्ति को नाराज किया जिसने उसे रात के लिए रुकने दिया? यह माना जा सकता है कि उसने उसे एक रात के लिए आश्रय दिया, लेकिन उसकी गरिमा वास्तव में संदिग्ध थी। वह लंगड़ाते हुए शौचालय में गई। उसने अंदर व्यक्तिगत स्वच्छता उपकरण तैयार किए थे। अपना चेहरा धोने के बाद वह लंगड़ाते हुए बाहर निकली। निया ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसके बालों को 2 चोटियों में बांधा हुआ था और एक फूल के आकार की क्लिप लगाई हुई थी। उसकी पोशाक गुलाबी फीता से सजी हुई थी। उसकी आंखें गोल थीं। उसकी पलकें एक गुड़िया की तरह चमक रही थी। टोंग नगोन हाय ने लड़की के चेहरे को देखा और महसूस किया कि उसकी माँ थाई नहीं थी, शायद पश्चिमी थी। 8221। निया ने टोंग नगोन हाय को देखा और हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टोंग गोन हाय ने लड़की की ओर देखा और महसूस किया कि वह अभी भी बहुत सीधी थी, इसलिए माँ बनना गलत नहीं था। वह इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे चतुराई से मना करना चाहिए था। लड़की को बुरा नहीं लगेगा। क्या आपके पिता आम तौर पर आपके साथ समय नहीं बिताते?
टोंग एनगॉन हाय को लगा कि लड़की को खुश करना बहुत आसान है। सोंग यून ने कहा कि वह उसे मनोरंजन पार्क में ले जाएगी और वह तुरंत बहुत खुश हो गई। निया ने सिर हिलाया। पिताजी बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। टोंग गोन हाय ने मन में सोचा, उसके पास उसके साथ बिताने के लिए समय नहीं है और वह अभी भी माँ के बिना एक बच्चा है। पिताजी ने मेरे दोस्त बनने की बहुत कोशिश की। निया ने सिर झुका लिया। उसकी भावनाएं अचानक शांत हो गईं। टोंग गोन हाय को नहीं पता था कि क्या करना है। क्या उसने कुछ गलत कहा है? वह पहले से ही दुखी क्यों है? यह भावना इतनी तेजी से बदली कि इसने दूसरों को अप्रस्तुत कर दिया। अभी अभी निया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैं ठीक हूँ। जोंग यानशी 8230। हे नन्हे 8230। मेरे जैविक माता पिता दोनों मर चुके हैं। मेरे पिता ने मेरा पालन पोषण किया, निया ने कहा। टोंग गोन हाय ने लड़की को काफी देर तक देखा। दूसरे शब्दों में, क्या वह गलत थी? दरअसल वह सोंग यून की नाजायज संतान नहीं है। क्या वह भी जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति नहीं है? मेरे जैविक माता पिता अब नहीं रहे। मेरे दादा दादी ने मुझे पालने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं एक अवांछित नाजायज संतान बन गई। यह मेरे पिता ही थे जो मुझे इस घर में लाए और फिर मेरे पिता बने। लड़की ने पलकें झपकाईं। दरअसल पिताजी भी दयनीय है। जोंग यानशी 8230। बेचारा गाना यूं। वह कहाँ दयनीय है? क्या रुतबा होना, पैसा होना, प्रसिद्धि, शक्ति और पैसा दोनों के साथ रहना दयनीय है? लड़की दयनीय से क्या समझती है? यदि आप जो कहते हैं वह दयनीय है, तो क्या गंदे हाथों वाले सामान्य लोग और भी अधिक दयनीय नहीं होंगे? पिताजी व्यस्त हैं और उनके पास पत्नी ढूंढने का समय नहीं है। क्या यह दयनीय नहीं है? निया ने पलकें झपकाईं। अध्याय 1659। अध्याय 1659। जोंग यानशी 8230। तो लड़की तुरंत अपनी माँ को ढूंढने चली गई। वह उसके लिए एक पत्नी ढूंढना चाहती थी। यह बच्चा 8230। टोंग नगोन हाय को नहीं पता था कि लड़की का मूल्यांकन कैसे किया जाए। निया, सोंग यून आगे चला गया। यहाँ आओ, उसने हाथ हिलाया। निया तुरंत दौड़ी, अपना सिर उठाया और प्यार से पुकारा, पिताजी। सोंग यून ने लड़की को गले लगाया और सीधे खाने की मेज पर गया। खाने की मेज बहुत लंबी थी और उसमें कम से कम 20 लोग बैठ सकते थे। सुश्री टोंग को रात्रि भोज पर आमंत्रित करें। सोंग यून ने उसकी मदद के लिए बहुत विनम्रता से कुर्सी खींची। टोंग गोन हाय को पता था कि निया उसकी नाजायज संतान नहीं थी और वह अपने पिछले विचारों से बहुत शर्मिंदा था। वह मनमाने ढंग से दूसरों की गरिमा का आकलन कैसे कर सकता था? इसके अलावा उसने ये शब्द उससे कहे। मुझे लगा कि निया बच्ची है। यह महसूस करते हुए कि निया अभी भी उसके बगल में बैठी थी, उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। छोटी लड़की के सामने ऐसे शब्द कहने में असमर्थ रही। सोंग यून को पता था कि वह क्या कहना चाहती है और वह निया के यहाँ होने से भी सावधान थी, इसलिए उसने बात जारी नहीं रखी और दूसरे विषय पर चली गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये व्यंजन आपके स्वाद के अनुरूप है? टोंग नगोन हाय ने कहा। मैं खाने के मामले में नखरेबाज नहीं हूँ। यह जानते हुए कि वह जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति नहीं था, उसने उसे घृणा की दृष्टि से नहीं देखा। सिटी बी गियांग मैट हान की सर्जरी बहुत सफल रही। बस बिस्तर पर आराम करने की जरूरत है। मेरे पैर चलने के लिए जमीन से ऊपर नहीं उठ सकते। मेरे बगल में केवल नाम थाने है। क्या लैंगवी अभी भी जीवित है? अस्पताल के बिस्तर पर लेटे जियांग मैट हान ने अचानक पूछा। नाम थान को न जाने क्यों अचानक लैंगवी की याद आ गई और उसने कहा, अभी भी वहाँ जीवित। वह मरने लायक है।
गियांग मैट हान का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके शब्द ठंडे थे। सौभाग्य से बॉस ठीक है। उन्हें सजा भी मिली है। नाम थान को नहीं पता था कि टोंग नगोन हाय ने उस साल आग में अपने बच्चे को खो दिया था। इसीलिए मुझे यकीन नहीं है कि जियांग मैट हान ने अचानक उसका उल्लेख क्यों किया। क्योंकि वह सच में तुमसे प्यार करती है। उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अपराध मौत के लायक नहीं है। अगर वह बदलना चाहती है तो बेहतर होगा कि उसे अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को फिर से बनाने का मौका दिया जाए। क्या कहा आपने? नाम थान ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब गियांग मैट हान ने टोकते हुए कहा, उसका अपराध मौत के योग्य नहीं है। अपनी उदास आंखों का सामना करते हुए नाम थान ने लार का प्रत्येक कौर निगल लिया। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ। यह बस यहाँ तक कि आधे दिन की व्याख्या भी बाद की व्याख्या नहीं कर सकती। जियांग मैट हान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सारी भावनाएं छिपा ली। वह जीने लायक नहीं है, उसे तुम्हारे साथ दफनाया जाए। नाम थान स्तब्ध रह गया। क्या वह यही अर्थ सोच रहा था? वह टोंग गोन हाय को मारना चाहती थी, लेकिन टोंग गोन हाय अभी भी जीवित और स्वस्थ थी। तो उसे किसके साथ दफनाया जाना चाहिए? अब जब वह जेल में है तो उसका पीछा करने और उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो 8230 नाम थान, उसका बचाव मत करो। वह योग्य नहीं है। वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक दुष्ट है। मेरे आदेश सुनो और इसे संभालो। गियांग मैट हान ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली, बस अपना सिर दूसरी तरफ की खिड़की पर थोड़ा सा टिका दिया। नाम थान यह कहने से पहले एक पल के लिए चुप रहे। फिर मैं इसे संभाल लूंगा। लैंगवी और नाम थान इन दो शब्दों को दोहराते हैं। हालांकि उसे समझ नहीं आया, फिर भी वह इससे निपटने के लिए गया। हालांकि वह किसी से नहीं मिल सका, वह लैंगवी से नहीं मिल सका। अध्याय 1660। क्या हुआ? वह तुरंत निदेशक एनजीओ को खोजने गया और पूछा कि क्या हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर एनजीओ को भी समझ नहीं आया और उन्होंने कहा, असंभव। सचमुच? मैं किसी को नहीं देखता, नहीं तो मैं तुमसे मिलने नहीं आता। नाम थान ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम बच नहीं गए? आप क्या मजाक कर रहे हैं? अगर तुम भागना चाहो तो क्या तुम यहाँ भाग सकते हो? निर्देशक एनजीओ बेहद सतर्क थे। वैसे भी अगर उन्होंने उसे नहीं देखा तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने क्वान किन्ह से वादा किया कि वह उसकी अच्छी देखभाल करेगा और उसे जेल में बुढ़ापे में मरने देगा। लेकिन अगर वह इसे अभी नहीं देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या कहना है? वहां जाओ और देखो। निदेशक एनजीओ ने बाहर का रास्ता दिखाया। नाम थान ने पीछा किया। 8221 ब्यूरो से जेल तक की लंबी यात्रा थी। इस दौरान नाम थान ने पूछा, चीफ एनजीओ, क्या आप वास्तव में इसके बारे में नहीं जानते हैं? नाम थान को लगता है कि यह असंभव है। लोग अभी भी अंदर क्यों नहीं रह सकते? वह हमेशा गियांग मैट हान पर भरोसा करती थी। गियांग मैट हान को छोड़कर कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। जेल? आप अपनी इच्छा से कहां अंदर और बाहर जा सकते हैं? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में संदेह महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि एकमात्र व्यक्ति जो उसे बाहर जाने दे सकता था वह खुद निदेशक एनजीओ था। निदेशक एनजीओ ने उसकी ओर हल्की नजर से देखा और कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे यह समझाने की जरूरत नहीं थी। जो व्यक्ति भाग निकला वह उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक अधीर था। एक क्षण बाद कार रुकी। निदेशक एनजीओ ने स्थिति को स्पष्ट रूप से न जानने का नाटक किया और कहा कि वह किसी से पूछताछ करना चाहता था, इसलिए उसने सेल प्रमुख से उसे वहां ले जाने के लिए कहा। नाम सुनते ही सेल हेड ने कहा, यह महिला कैदी बीमार पड़ गई है और इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह सुनने के बाद नाम थान ने तुरंत निदेशक एनजीओ की ओर देखा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें नहीं पता? मुझे क्यों नहीं पता था?
इन सभी चीजों को उसे मंजूरी देनी होगी, लेकिन इसके लिए उसे कोई दस्तावेज क्यों नहीं मिले? क्या आप अभी भी बीमार हैं और जेल के बाहर किसी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं? उसने नामथान की आंखों में नहीं देखा बल्कि सेल प्रमुख से सख्ती से कहा, तो मुझे तुरंत वहां ले चलो। हाँ, सेल हेड की बात सुनने के बाद यह ठीक नहीं लगा। ऐसा लगा कि कुछ हो गया है। लोगों का समूह चला गया। अस्पताल के रास्ते में सेल के प्रमुख ने कहा, चीफ एनजीओ, आप वास्तव में नहीं जानते। निदेशक एनजीओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आपका क्या मतलब है? क्योंकि आपने हमें उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार उसे बाहर जाने की अनुमति दी गई क्योंकि मेरे बगल वाले व्यक्ति ने इसका आदेश दिया था। इसलिए मुझे लगा कि यह आपका विचार है। निदेशक एनजीओ ने अचानक भौहें चढ़ा दी। कुछ महीने पहले टीयू वोंग अपराधियों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढा और पिछले दरवाजे से जाने की योजना बनाई। लेकिन क्योंकि अपराध की परिस्थितियां गंभीर थीं, निदेशक एनजीओ को लगा कि उन्हें इस व्यक्ति को कड़ी सजा देनी होगी। वह उससे सहमत नहीं था। उसके बाद टीयू वोंग ने कई बार इसका उल्लेख किया और निदेशक एनजीओ ने क्रोधित होकर उन्हें व्याख्यान दिया, हम भारी जिम्मेदारियों वाले लोग हैं। यदि हम अपने पेशे में दृढ़ रहना चाहते हैं, तो हम समाज के लिए खतरनाक लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही वह आपका रिश्तेदार है, उसने अपराध किया है और कुछ गलत किया है, इसलिए उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। आप सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपका रिश्तेदार हूँ और आप चाहते हैं कि मैं जाल तोड़ दूं। इस तरह सिखाए जाने के बाद टीयू वोंग ने दोबारा इसका उल्लेख नहीं किया। काम करने में हमेशा खुशी होती है। क्या यह संभव है कि आप बाहर से तो आज्ञाकारी हों, लेकिन अंदर से असंतुष्ट हों? संचालक एनजीओ का चेहरा उदास था। जल्द ही अस्पताल पहुंचने पर सेल के प्रमुख ने उन्हें विशेष देखभाल कक्ष में ले जाया। इस कैदी की स्थिति के अनुसार, भले ही वह गंभीर रूप से बीमार हो और अस्पताल में इलाज की आवश्यकता हो, भागने से रोकने के लिए उसके पास 2 पुलिस अधिकारी होने चाहिए। सेल के प्रमुख ने पहले ही इस मामले की व्यवस्था कर ली थी और कल वह खुद इसे देखने आए थे। आज जब मैं अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई नहीं था। सेल का प्रमुख पूछने आया। किसी ने जवाब दिया कि मरीज मेडिकल जांच के लिए जा रहा है और लोगों का एक समूह तुरंत परीक्षण कक्ष में गया। मैंने परीक्षण कक्ष के सामने एक नर्स को खड़ा देखा और तुरंत पूछा कि लैंगवी प्रयोगशाला में किस बीमारी की जांच कर रहा है। नर्स ने फाइल पलटी और कहा कि यह अल्ट्रासाउंड कक्ष है। नामथान ने एक और प्रश्न पूछा, उसे कौन सी बीमारी है? अध्याय 1661। मुझे यकीन नहीं है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनकी पुष्टि के लिए अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। उपरोक्त दस्तावेज केवल यह दर्शाते हैं कि बीमारी का निदान किए बिना अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। इसलिए परीक्षा पूरी होने के बाद केवल डॉक्टर ही इसके आधार पर पुष्टि कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। जल्दर, संचालक एनजीओ ने कहा, अब पहले किसी को ढूंढो। बीमार? उसे अब संदेह हो रहा है कि लैंगवी बिल्कुल भी बीमार नहीं है। वे अल्ट्रासाउंड जांच कक्ष के सामने चले गए और देखा कि 2 पुलिसकर्मी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। सौभाग्य से वह अभी भी यहीं था, इसलिए कोई गंभीर घटना नहीं हुई। तुम वहां कब आए? अभी तक जांच नहीं की, सेल के मुखिया ने पूछा। एक पुलिसकर्मी ने कहा, मैं कुछ समय से अंदर हूँ, जल्द ही बाहर आऊंगा। इस समय टीयू वोंग भोजन लेकर इस ओर चला। जब उसने निदेशक एनजीओ को देखा तो उसके हाथ में मौजूद चीज तुरंत गिर गई और उसने उसे देखा और तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। टीयू वोंग बहुत भ्रमित था और असंगत रूप से बोला, एनजीओ, निदेशक एनजीओ। निदेशक एनजीओ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने उसे उदासीनता से देखा। अगला व्यक्ति,
इस समय अंदर से अगले मरीज को बुलाया गया लेकिन कोई बाहर नहीं आया। नामथान ने टीयू वुंग को जमीन पर फेंक दिया और परीक्षा कक्ष में चला गया। उसने देखा कि अंदर केवल 2 डॉक्टर थे जो किसी तीसरे व्यक्ति के बिना परीक्षा के प्रभारी थे। अंदर आए सेल के प्रमुख ने भी यह देखा और पूछा, वह मरीज कहाँ है जिसकी अभी जांच की गई थी? दूसरे मरीज ने कहा कि वह बाथरूम जाना चाहता है लेकिन वह फिर भी वापस नहीं आया। हमने काफी देर तक इंतजार किया इसलिए हमें अगले मरीज को बुलाना पड़ा। उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया लेकिन फिर भी देखा कि वह वापस नहीं आई तो उन्हें अगले व्यक्ति को बुलाना पड़ा। जल्दी करो, तुरंत सभी निकास बंद कर दो, निदेशक एनजीओ को सौंपा गया। चलते समय सेल हेड ने फोन किया। नामथान भी बाहर भाग गया। डॉक्टर के बहाने के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह भाग गई और उसे भागने में देर नहीं लगी। हालांकि 3 घंटे की खोज के बाद भी मुझे कोई नहीं मिला। टीयू वोंग सहित निगरानी के प्रभारी 2 पुलिस अधिकारियों को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। नियमों के अनुसार यदि कोई बीमार मरीज चेकअप के लिए अस्पताल जाना चाहता है तो उन्हें हमेशा उनका पालन करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। क्या आप दोनों इस नियम को नहीं जानते हैं? तुम हमेशा बाहर क्यों खड़े हो? सुरक्षा के प्रभारी 2 पुलिस अधिकारियों ने एक ही समय में टीयू वोंग की ओर देखा और कहा, उसने कहा था कि आपने उससे कहा था कि वह करीब से पीछा न करे और निगरानी न करे। टीयू वोंग को पता था कि मामले का खुलासा हो गया है। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त होकर जमीन पर बैठ गया। टीयू वोंग लंबे समय से डायरेक्टर एनजीओ को फॉलो कर रहे थे। डायरेक्टर एनजीओ उन पर बहुत भरोसा करते थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसका दिल टूट गया था। क्या हुआ, जवाब दो। निर्देशक एनजीओ का चेहरा पीला पड़ गया। इसके लिए कुछ हद तक वह जिम्मेदार थे। आखिरकार लिटिल किंग को उनके द्वारा पदोन्नत किया गया था। यह उसकी गलती है कि वह नहीं जानता कि लोगों को कैसे देखना है। अगर मैं यह कहूँ तो क्या मैं इससे बच सकता हूँ? टीयू वोंग का चेहरा काला और घातक था। उसे लैंगवी के भागने की उम्मीद नहीं थी। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो अपराध और भी बुरा होगा। निदेशक एनजीओ क्रूर था। आप कहाँ जानते हैं कि वह कहाँ भाग गई? मैं सचमुच नहीं जानता। टीयू वोंग ने खुद का मजाक उड़ाया। इस स्तर पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसे स्वयं इस समय जीवन जीने में कठिनाई हो रही है, तो वह अब भी उसकी देखभाल कैसे कर सकता है? यदि तुम्हें कोई मिल जाए तो भी तुम पा सकते हो। यदि तुम्हें कोई नहीं मिलता तो तुम प्रतीक्षा करो। निदेशक एनजीओ ने किसी को पुकारा। उसे रोको। फिर अन्य 2 लोगों की ओर देखा। तुम दोनों को अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का मौका दो। जाओ, मेरे लिए किसी को ढूंढो। दोनों ने हाँ कहा। एक दिन नामथान और 2 पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सके, इसलिए रात में वे अस्पताल लौट आए। वह दरवाजे के पास गया और उसने अंदर किसी को बात करते हुए सुना। दरवाजे की दरार से उसने खाओ मिन्ह डायम को व्हीलचेयर पर गियांग तुआन के साथ बैठे देखा। तभी हमें पता चला कि गियांग मैट हान एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था और दुर्घटना के 2 दिन बाद ही अस्पताल में दिखा। अगर वास्तव में कोई रिश्ता होता तो पहला दिन तुरंत आ जाता। आखिरकार यह खबर पूरे मीडिया में थी कि हैंग खांग ने गुप्त रूप से कई अरबों का नुकसान करके लैम हाई सिक्योरिटीज की खाली लाश खरीदी थी, इसलिए वह बुरे मूड में थे। अभी एक कार दुर्घटना हुई थी। बेशक ये खबरें मीडिया द्वारा लिखी गई हैं,